सो गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडेज ऑप्शनल जो क्लासेस है, फर्स्ट क्लास रहेगा आपका सोशोलॉजी का। उसमें आप लोग सबको वेलकम है। तो ये जो फर्स्ट क्लास में बिफोर बिगिनिंग अ सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, आप लोग ये चॉइस किया है ये सब्जेक्ट को क्योंकि कुछ पर्सपेक्टिव होगा आपका इसको सिलेक्शन करने का, इसको चॉइस करने का ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में सोशोलॉजी को जब हम लोग चूज करता है, तो सोशोलॉजी एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसको कोई भी स्ट्रीम, ठीक है, एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम मतलब चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड हो, साइंस हो, एनी टेक्निकल बैकग्राउंड हो, वो लोग सोशोलॉजी को इसलिए अप्रोच करता है क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट ये सबसे मतलब अंडरस्टैंडेबल होता है, सोसाइटी रेलेवेंट होता है। उसके अलावा ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसको इजी इजी भी नहीं बोल सकते हम लोग, नॉट दैट इजी, बट स्कोरिंग होता है अगर आपको कंसेप्ट पकड़ लेने से। ठीक है। और दूसरा, ये एक ऐसे सब्जेक्ट है ना जो पूरा जो एपीपीएससी का पूरा सिलेबस को टच करता है। ठीक है। आपका जितना भी सिलेबस सिलेबस जैसे कि हो गया आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन में, समझो सिलेबस लाइक योर ऐसे ऐसे में इस बार जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था, वो ज्यादातर क्वेश्चंस लोग ज्यादातर सोशिएटल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड वाला क्वेश्चंस था। ठीक है। उसके बाद जैसे अरुणाचल प्रदेश का ऐसे आजकल दो पार्ट हो गया है। 125 का जो मार्क्स होता है, वहां में कंप्लीटली पूरा आपका जो जनरलाइज सब्जेक्ट जीएस पेपर 1 से लेके पेपर 4 का सब सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। ऐसे में तो वो सब्जेक्ट में भी ज्यादातर जो फॉर्मेट होता है वो सोशोलॉजी का कंसेप्ट ही होता है। जैसे एजुकेशन हो गया, है ना, आपका जो कुछ भी रेलेवेंट जैसे यूथ एम्पावरमेंट हो गया, फेमिनिज्म हो गया, ये सब का टॉपिक सोशोलॉजी से ही आता है। उसके अलावा अभी अरुणाचल प्रदेश ऐसे का 125 जो दूसरा वाला है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जितना ऐसे था, पहला एड्रेस ऐसे था जैसे कि कल्चर, अरुणाचल प्रदेश का टूरिज्म, अरुणाचल प्रदेश का ट्रेडिशन, ये सब का जो बेसिक कोर है आपका वहां से ही आता है। क्या बोलता है? सोशोलॉजी से आता है। तो ऐसे में सोशोलॉजी बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर में तो कुछ सोशोलॉजी का सोशल वेलफेयर का एक टॉपिक रहता है सब्जेक्ट, जिसमें से 30 to 40 मार्क्स सोशोलॉजी क्वेश्चंस होता है। उसके बाद जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 में जो गवर्नेंस का पेपर है उसमें भी सोशोलॉजी रिलेटेड ही आता है, वोमेन को लेके, है ना, ओल्ड पीपल को लेके, कुछ भी चीज। उसके बाद जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक के अलावा जब आप एनवायरमेंट रिलेटेड पढ़ता है, एनवायरमेंट रिलेटेड पेपर ना सोशोलॉजी का पेपर 2 में है। सोशोलॉजी का पेपर 2 में एनवायरमेंट से रिलेटेड जैसे हो गया आपका ये क्या बोलते हैं, चिपको मूवमेंट हो गया, है ना, ये सब जीएस पेपर 3 में फिर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद जीएस पेपर 4 जो एक एथिक्स का सब्जेक्ट है, एथिक का सब्जेक्ट जो सोसाइटी रिलेवेंट ही है, और वो सोशोलॉजी के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। उसके बाद सिंस हम कुछ साइंस स्टूडेंट था मेरा एपीपीएससी का प्रिपरेशन में, लेकिन ये सब्जेक्ट को चेंज करने का टारगेट बेसिकली 2022 का जब वाइवा बेता है तब हमको रियलाइज हुआ है। तो वो वाइवा में क्या हुआ है कि वो वाइवा में ज्यादातर क्वेश्चन सोशल रेलेवेंट ही था। आपको जब आप वाइवा पहुंच जाता है, वो लोग दोबारा आपका सिलेबस से नहीं पूछता है, क्योंकि वो लोग को पता है आप सिलेबस को सका है, आप इसलिए इंटरव्यू अपेयर कर रहा है। तो आपको सोशल रेलेवेंट क्वेश्चन ही पूछता है जो करंट अफेयर्स के फॉर्मेट में आ जाता है। सो वो इसीलिए इंटरव्यू में भी वो आपको हेल्प करता है वाइवा में। ठीक है। इंटरव्यू में वो आपको हेल्प करता है। सो अगर आप देखें कि ऑल ऑफ द एग्जाम यानी कि एपीपीएससी या तो कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम जो आप प्रिपेयर कर रहा है, उसमें ओवरऑल पूरा सोशोलॉजी का ही कंसेप्ट आता है, हर चीज में वो टच करता है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, आज का ये जो क्लास में आई वांट टू से कि चूजिंग सोशोलॉजी इज वेरी गुड डिसीजन ऑफ योर्स। एंड ये सोशोलॉजी को ऐसे कंसेप्ट ये क्या है, एग्जाम में कैसे, जैसे ज्यादातर ऐसे ही बोलते हैं कि सोशोलॉजी का जो पॉलिटिकल टॉट्स है वन ऑफ द टफेस्ट है, और 60% ऑफ द मार्क्स उसी से आता है। लेकिन बिना पॉलिटिकल टॉट्स को लिखे हुए, पूरा बाहर किए बिना, वो लोग का जो कोर कंसेप्ट को अगर आप पकड़ के आंसर में लिखेगा, तब आपका आंसर का इवेल्युएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो चीज आज अभी हम लोग क्लास में स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो ये जो क्लास है, ये सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, तो ये डिसिप्लिन को हम लोग कैसे स्टार्ट करता है, डिसिप्लिन को जानने के लिए कि सोशोलॉजी कैसे आया है। डिसिप्लिन का मतलब सोशोलॉजी सब्जेक्ट बनेगा, आपका कॉलेज डिग्री में ये सब्जेक्ट को यूज किया जाएगा, वो कैसे आया है। वो जो ऐसे नहीं आया, वो सिंस बहुत सेंचुरी लगा है सोशोलॉजी को सब्जेक्ट बन के आने में। तो फर्स्ट टॉपिक सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ने से बेहतर हम लोग शुरुआत में देखेगा, यानी कि प्री क्रिश्चियन ईरा,
ठीक है, लेट्स सी अबाउट द प्री क्रिश्चियन एरा। ये जो प्री क्रिश्चियन एरा है ये इसलिए जरूरी है इसको जानना, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा रेनेसेंस क्या है, एनलाइटमेंट क्या है, ठीक है, और उसके अलावा आपका मॉडर्निटी क्या है और मॉडर्निटी किस तरह से शिफ्ट दिया है, जिसकी वजह से सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है और हम लोग उसको पढ़ने लगा है। ठीक है, और दो स्टूडेंट जो लाइव में है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट है आप काइंडली मैसेज में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्री क्रिश्चियन इरा, सोशोलॉजी का बर्थ जो प्री क्रिश्चियन इरा में फ्रॉम द थर्ड थर्ड से लेके फिफ्थ सेंचुरी, थर्ड से लेके आपका जो फिफ्थ सेंचुरी है वो इरा है जहां में सोशोलॉजी का कंसेप्ट स्टैब्लिश तो होता है, लेकिन असल सब्जेक्ट वो स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ में जैसे आपका सिलेबस के हिसाब से डायरेक्ट सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, ये ओके, इसको समझने के लिए सिलेबस को प्रिंट करना जरूरी है आप लोग। ठीक है, तो सिलेबस को प्रिंट करो। अभी के लिए आप लोग देख सकता है यहाँ में एक सिलेबस है, और आप लोग तीनों चारों यहाँ में एक सिलेबस को देख सकता है। तो ये सिलेबस को प्रिंट कर लो एंड यू सी सिलेबस में सबसे पहले ऐसे डिसिप्लिन सीधा स्टार्ट किया है। देन वी विल टॉक अबाउट कि ये डिसिप्लिन कैसे बना है। ठीक है, सो इट्स नेसेसरी कि आप सिलेबस प्रिंट करो एंड सिलेबस को जानो। ओके, सो लेट्स बिगिन। जैसे आपका थर्ड और फिफ्थ सेंचुरी, ये सेंचुरी का मतलब क्या है, एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होता है। दैट मीन्स बहुत साल लगा है इसको एज अ सब्जेक्ट इमर्जेंस करने के लिए। तो प्री क्रिश्चियन इरा में थर्ड से लेके फिफ्थ सेंचुरी में ऐसा एक पर्टिकुलर इरा था, स्पेशली आपका रोमन एम्पायर में। ठीक है, रोमन एम्पायर में प्री क्रिश्चियन के इरा में स्पेशली फ्रॉम द थर्ड सेंचुरी से लेके आपका फोर्थ तक बहुत मतलब मॉडर्न सोसाइटी का जो ग्लिम्स होता है वो देखने को मिला है। ड्यूरिंग दिस फेज यहाँ में बहुत फिलोसोफर्स, ग्रेट फिलोसोफर्स वो सब पैदा हुआ है, और वो फिलोसॉफिकल थॉट्स आपका थर्ड और फोर्थ सेंचुरी में रोमन एम्पायर में देखने को मिला है। यहाँ में ग्रेट फिलोसोफर्स, आपका जो ओरेटर्स है वो सब देखने को मिला है, और एग्जाम्पल्स लाइक प्लाटो, ठीक है, प्लाटोस, एरिस्टोटल, उसके अलावा यूप्रेटस। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर्स एज वेल एज ग्रेट ओरेटर्स जो आपका थर्ड सेंचुरी में वो लोग देखने को मिला है, थर्ड और फोर्थ सेंचुरी में। और ये लोग का फिलोसॉफी का थॉट्स और वहां का पीपल लोग इतना एजुकेशन और न्यू थॉट्स, रैशनल थॉट्स में वो लोग एंगेज था कि उस समय में एक बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी देखने को मिला है। प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ठीक है, उस समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिव सोसाइटी देखने को मिला है। और ये जो सोसाइटी था, ये सोसाइटी का जो सिटी सेंटर्स है, सिटी का यानी कि सोसाइटी का जो कैरेक्टर्स है उस समय का, ठीक है, उसमें नेचर नेचर और कैरेक्टर, वो समय का जो सोसाइटी था, इट वाज सिटीजनशिप सोसाइटी। ठीक है, नेचर बोलने से आप लिखेगा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल फ्रीडम इंडिविजुअल्स। ठीक है, सिटीजनशिप यानी कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम सिटीजन्स, इस तरह से सिटीजन वहां में पाया गया था। उसके अलावा वहां पे अर्बन सेंटर्स पाया गया था ड्यूरिंग द थर्ड टू फोर्थ सेंचुरी। अर्बन सेंटर्स का मतलब ऐसा सेंटर्स जो बहुत पीस रिलेवेंट वाला सेंटर्स पाया गया था। तो इसमें कंसेप्ट में हम लिख सकता है पीस। ठीक है, उसके बाद दूसरा, यहाँ पे प्रोग्रेसिव स्टेटस था, प्रोग्रेसिव टाउन था। दैट मीन्स वो टाउन एक डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी पाया गया था यहाँ पे। ठीक है, डेमोक्रेसी मीन्स इसका आर्किटेक्चरल एंड ऑल, उसमें बहुत डेमोक्रेसी पाया था, यानी कि नॉलेज नॉलेज प्रिवेलेंट था ये सोसाइटी में। यहाँ पे नॉलेज प्रिवेलेंट था। सो ये इसका शुरुआत का कैरेक्टर है। और ये समय में प्रोग्रेसिव स्टेट होने के वजह से ये जो इरा है, थर्ड से फिफ्थ सेंचुरी का जो इरा है, उसको हम गोल्डन एज मानता था, गोल्डन एज ऑफ यूरोप। ठीक है, मतलब सोशोलॉजी कैसे स्टार्ट हुआ है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग गोल्डन एज ऑफ द यूरोप मानता था। तो यहाँ पे जब यह हमें कुछ भी चीज, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, जब वो ग्रो होता है एक समय के बाद उसका डिक्लाइन स्टार्ट होता है कि नहीं? तो सिमिलरली यही सेम सिचुएशन हुआ है।
टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 4th to 5th सेंचुरी, स्पेशली 5th सेंचुरी का एंड में एक बहुत बड़ा चीज देखने को मिला है कि ये जो सिटी सेंटर है स्लोली स्लोली स्क्रम्बल होने लगा है। वो कैसे स्क्रम्बल होता है? कुछ कुछ सिटी ज्यादा डेवलप है, कुछ कम डेवलप है, तो उसमें जो इनटॉलरेंस का कैपेसिटी दोनों स्टेट्स लोग के बीच में आता है। तो क्या हो जाता है, जैसे मान के चलो ये बहुत डेवलप है, ठीक है, और ये कम डेवलप है ये सिटी, तो ये सिटी क्या करेगा, कम डेवलप वाला इसको इनटॉलरेंट करने लग जाए। ये ह्यूमन नेचर है। आप लोग अपना ही दोस्त के आपस में आप लोग सब एक साथ पढ़ रहा है, लेकिन सपोज आप क्लियर हो जाता है, आप खुशी होने से भी दिल का कोना में आपको एक चोट पहुंचेगा। ये ह्यूमन इंटेंसिटी, ह्यूमन नेचर है। ऐसे ही चीज होता है जब एक सिटी डेवलप और दूसरा कम डेवलप होता है, तो दोनों में इनटॉलरेंस, वहां में हम लोग जेलेसी वर्ड यूज नहीं करके वी यूज द टर्म इनटॉलरेंस। दोनों के बीच में इनटॉलरेंस होने के वजह से दे स्टार्टेड अटैकिंग देम। समझ गया? वो अटैक करने के लिए स्टार्ट करता है, और जब वो उसको अटैक करने के लिए स्टार्ट करता है तब क्या होता है, ये सिटी क्रम्बल होने लग जाता है। अभी तुम जब किसी को अटैक करता है, अटैक करने के बाद तुम उसको कंट्रोल करेगा, है ना? तो वो क्या करता है, अटैक करके उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करके वो किंगशिप तब पैदा होता है, किंग का कंसेप्ट तब पैदा होता है। और अटैक करके वो क्या करता है, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए टैक्सेशन लगाता है। समझ में आया? सो ये चीज समझो, क्योंकि आप जब एनलाइटमेंट रेनेसेंस लिखेगा, आप प्री क्रिश्चियन इरा को मेंशन करना ही पड़ेगा। और प्री क्रिश्चियन एरा को मेंशन करते समय में इनिशियल फेज में जो गोल्डन एज है उसको आप थोड़ा सा जिसमें बताना है, अभी जैसे हम नेचर बताया था, आप नेचर पॉइंट्स बाइट बना के बता सकता है, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किंगशिप पैदा हो जाता है फिर से। ठीक है, किंग, किंगशिप यहाँ में पैदा होता है, और किंगशिप एक बार पैदा होता है वो क्या करता है, पीपल को सप्रेस करने स्टार्ट होता है, सप्रेस। और पीपल को वो सप्रेस जब करता है, वो क्या करता है, सप्रेस करने की वजह से वो टैक्स इश्यू करने स्टार्ट होता है, टैक्स इश्यू। और टैक्स इश्यू करने के हिसाब से वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। तब जाके 5th सेंचुरी के एंड एंड में जो किंगडम डेमोक्रेसी था, है ना, और प्रोग्रेसिव था, वो चेंज हो जाता है। और चेंज होके उसका नेचर कैसे बन जाता है, उसका नेचर हम इसको आपको पॉइंट्स में इसलिए बता रहा है कि आप इसको एग्जाम में टाइमलाइन के फॉर्मेट में आप लिख दो। उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो एग्जामिनर को पता है क्या चेंज था। तो एग्जाम का अभी आंसर राइटिंग का पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। पहले बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट था ना, आजकल ऐसे नहीं है, कोर पॉइंट्स को आप मेंशन करो। तो जब किंग आया है, उसमें जो सिटी का जो नेचर है वो नेचर बदला है। ठीक है, नेचर कैसे हो गया, नेचर हो गया सेल्फ सेंट्रिक, नेचर हो गया सेल्फ सेंट्रिक, फर्स्ट नेचर। सेकेंड नेचर हो गया रूटलेस, वो लोग एक्सप्लॉइटेशन करने लग गया, रूटलेस। ठीक है, दूसरा नेचर क्या हो गया, ऑटोक्रेटिक हो गया। ठीक है, ऑटोक्रेटिक हो गया। तो ऑटोक्रेटिक होने के बाद यानी कि वो लोग पीपल को एक्सप्लॉइट कर रहा है। और दूसरा नेचर क्या हो गया, सुपरस्टिशियस डॉगमास। सुपरस्टिशियस डॉगमास याद रखो, अगर टाइमलाइन बनाएगा, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी हम लोग करेगा। ठीक है, तो टाइमलाइन बनाने से हम लोग क्या करेगा, शुरुआत का नेचर को आप लिखेगा, गोल्डन एज का नेचर। और ईच को सेल्फ एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, आप जब ये पॉइंट्स में लिख दिया दे विल अंडरस्टैंड, उसको हम लोग टाइमलाइन बोलता है। तो ऐसा टाइमलाइन यूज करना एग्जाम के लिए बहुत बेटर होता है। तो उसके बाद जैसे किंगशिप आया तब नेचर चेंज हो गया, सेल्फ सेंट्रिक, रूटलेस, ऑटोक्रेटिक एंड सुपरस्टिशियस डॉगमा, यानी कि मतलब अननेचुरल चीज का फेथ जो होता है, रिलीजियस फेथ को यूज करना। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन बहुत बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन बहुत बढ़ने के वजह से, जब फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन नेचर को देखो, जब आप बहुत तकलीफ में होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान को याद करता है कि नहीं? अपना लाइफ का सिचुएशन में भी जब भी हम लोग बहुत तकलीफ होता है, जो चीज हम लोग नहीं देखा है, फिर भी हम लोग का विश्वास हम लोग को उसको याद करने देता है। यानी कि पीपल का एक्सप्लॉइटेशन के वजह से वो लोग का होप, होप ऑन रिलीजन पैदा हो जाता है। वो लोग रिलीजन पे होप करने लग जाता है, और इसी का फायदा आपका रिलीजियस लीडर लोग उठाता है। तब जाके चर्च का एस्टेब्लिशमेंट होता है। समझ में आया? उसी को हम लोग प्री क्रिश्चियन ईरा के अंदर में पढ़ता है। समझा है? श्योर। तो होप ऑन द रिलीजन आ जाता है। ठीक है, तो होप ऑन द रिलीजन क्यों आता है, नेचर ये हो गया, है ना। तो हम ये नेचर को रब कर रहे हैं अभी,
आप लोग समझ गया? तो ये नेचर को हटा के लेट्स सी, ठीक है। तो वो लोग का होप ऑन द रिलीजन इसलिए आ जाता है क्योंकि उस समय में नेचर चेंज होने के साथ साथ जो स्टेटस है स्टेटस, ठीक है, जो स्टेटस है वो भी चेंज हो जाता है। स्टेटस में क्या क्या चेंज देखने को मिलता है? नो एक्सपांशन ऑन एजुकेशन, नो एक्सपांशन ऑन एजुकेशन, ये सबसे पहले नंबर वन, ठीक है। उसके अलावा नो डेवलपमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल्स, नो डेवलपमेंट ऑन द इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। उसके बाद ब्लाइंड फेथ यानी कि ब्लाइंड बिलीफ वो स्टार्ट हो जाता है, ब्लाइंड 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 बिलीफ स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बार्बरिक रूलर, रूलर और भी बार्बरिक हो जाता है, बार्बरिक रूलर, ये उसका स्टेटस हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉमन मैन का एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, ठीक है, कॉमन मैन का एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेटस उस समय में नेचर चेंज होने के वजह से पीपल का कॉमन स्टेटस जो होता है वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। स्टेटस ऐसे हो जाता है कि नो एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन, नो डेवलपमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल, ब्लाइंड फेथ, बार्बरिक, ऑफिस वाला लोग, बार्बरिक। उसके बाद आपका जो रूलर जो एक्सप्लॉइटेटिव रूलर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे होने के वजह से ये क्या हो जाता है आपका, तब जाके रिलीजियस लीडर्स लोग राइज होता है। तो रिलीजियस लीडर जब राइज होता है, ये हो गया है ना। तो उसके बाद रिलीजियस लीडर्स लोग राइज हो जाता है, रिलीजियस लीडर बढ़ जाता है ना। तो ये लीडर बढ़ जाने के बाद ये लोग जो मासस है उसको कंट्रोल करता है। तो मासस को कंट्रोल करने के वजह से ये मासस को कंट्रोल करता है। उसके वजह से लीडर्स लोग यानी कि किंग लोग क्या करता है, किंग लोग ये रिलीजियस लीडर लोग को तब मतलब पैसा वसा यानी कि करप्शन करने स्टार्ट होता है। तो ये रिलीजियस लीडर लोग का चलते यानी कि मासस जो होप में रिलीजन को एज ए होप जब देखता है, बार बार कॉल कर रहे हो, मास्टर्स जब रिलीजियस को होप में देखता है, तो होप में देखने की वजह से क्या होता है आपका चर्च का इस्टेब्लिशमेंट तब होता है, चर्च तब जाके इस्टेब्लिश होता है। और इस्टेब्लिश करके चर्च का जो हेड होता है वो आपका पोप बनता है इन क्लास, चर्च जो उसका होप बन जाता है, ठीक है। सॉरी, वेरी सॉरी, ये क्लास, चर्च जो उसका हेड बन जाता है ना। तो चर्च जब हेड बन जाता है, वो क्या करता है, पोप हेड बनने के बाद पोप हर जगह में वो नहीं रहता है, तब वो ना क्या करता है अपना जो आर्क बिशप यानी कि अपना जो देखभाल करने के लिए आर्क बिशप को हर एक जगह में वो स्टैब्लिश करता है। तो किंग लुक क्या करता है, ये आर्क बिशप को वो करप्ट करा देता है, करप्ट आर्क बिशप लोग को करप्ट करा के वो लोग मिल के, और किंग किंग जिस जिसको ये तो समझ रहा नहीं है, और किंग जिस जिसको आर्क बिशप को वो एक्सप्लॉइट करता है, वो आदमी लोग सब मिलके फिर मिलके किंग के साथ मिलके पीपल को एक्सप्लॉइट करता है, समझ गया। तब जाके पीपल एक्सप्लॉइटेशन जब ज्यादा होता है, जैसे आप लोग रिवोल्यूशन में भी पढ़ता है, जब एक्सेस हो जाता है वो क्या हो जाता है, एटनिक वार तब स्टार्ट होता है, ठीक है। तब जाके आपका एटनिक वार स्टार्ट होता है, समझ में आ गया। तो ये एटनिक वार और ये समय का जो पीरियड है यानी कि चर्च का एस्टैब्लिशमेंट और एक्सप्लॉइटेशन का जो पीरियड है, ये पीरियड में तब जाके इसको हम लोग सबसे डार्केस्ट फेस ऑफ द यूरोप मानता है, डार्केस्ट फेस ऑफ यूरोप, ऐसा फेस जहां में सिर्फ और सिर्फ रिलीजन और उसका एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट होता है और पीपल को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, समझ में आया, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड प्री क्रिश्चियन इरा में कैसे स्टैब्लिश होता है, किस तरह से आपका सिटी लोग को कंट्रोल किया जाता है और किंग किस तरह से रिलीजन को यूज करके पीपल को कंट्रोल करता है। और एक्सेसिव रिलीजन जब आदमी का एवरी लाइफ में आता है, और रिलीजन ऐसे बोलता है गॉड सबसे एसेंशियल है,
आपको एक प्योर एथिकल और मोरल लाइफ जीना है और खुद एग्जाम्पल नहीं बनने से भी इस तरह से पीपल को एक्सप्लॉइट करता है, और तब जाके आपका एथनिक वार स्टार्ट होता है। और ये एथनिक वार में बहुत सा ग्रेट फिलोसोफर्स जैसे कि थॉमस मूरे, ये दो फिलोसोफर्स का सब बहुत है, लेकिन जो ड्रास्टिकली जिसका सेइंग्स हम लोग के लाइफ में अभी तक है उसको आपको याद करना है। जैसे थॉमस मूरे एक हो गया, ठीक है। थॉमस मूरे जो इथियोपियन का कंसेप्ट वो दिया है। इथियोपियन मतलब अनरियलिस्टिक कंसेप्ट। वो ऐसे बोलता है कि सल्वेशन आफ्टर द डेथ क्या फायदा है ना, मरने के बाद सल्वेशन लेने का क्या फायदा जब आप जिंदा समय में सही से नहीं जिएगा। यानी कि ये लाइफ एक ही है, इसको टू द फुलेस्ट फॉर्म आपको जीना है, और मरने के बाद आप सच में जी रहा है कि नहीं, मर रहा है कि नहीं, आपको क्या मालूम। यानी कि ये क्वेश्चन करता है, ये चर्च का जो बिलीफ है कि सल्वेशन के लिए, उसको क्वेश्चन करता है। उसके बाद दूसरा आता है आपका दांते, ठीक है। और दूसरा आपका जो फिलोसोफर्स आता है उसका नाम है दांटे। दांटे का जो बुक है उसको डिवाइन कॉमेडी बोलता है। डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी में ना वो कभी भी जो मेन साउंड बहुत कम आ रहा है। ओके ओके, क्या करेंगे, एक मिनट। अभी ठीक है साउंड? साउंड अभी ठीक है? ऑनलाइन का बच्चा लोग साउंड नहीं आ रहा। साउंड अभी ठीक है? ओके, ठीक है। सो ये दांटे जो डिवाइन कॉमेडी के बारे में वो बताता है। डिवाइन कॉमेडी में वो जो ना डिस्क्राइब करता है कि ये जो रिलीजियस पीपल जो बड़ा बड़ा लंबा कपड़ा पहनता है, दैट मीन्स वो कैथोलिक चर्च को ही बोल रहा है। लेकिन आप एग्जाम में कभी कैथोलिक चर्च नहीं लिखेगा, आप सिर्फ लिखेगा प्रिस्ली क्लास। रिमेंबर दिस टर्म्स, देयर आर सर्टन टर्म्स जो एग्जाम में यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। और कभी भी गवर्नमेंट को आप नेगेटिव नहीं बोलना है। आपका आंसर में कभी भी जो गवर्नमेंट को आप सर्व करने वाला है, आप उसको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप बोल सकता है उससे थोड़ा लेकिंग हो रहा है, स्टिल ट्राइंग, ऐसे आप वर्ड यूज करना है। एंड इसमें आप कैथोलिक चर्च बिल्कुल यूज नहीं करेगा, यू विल यूज डिवाइन क्लास। डिवाइन बोलता है सॉरी, यू विल यूज प्रिस्ली क्लास। हाँ, ये टर्म्स है, ठीक है, ये सब ध्यान दो। तो ये जो प्रिस्ली क्लास है, प्रिस्ली क्लास लोग को ये जो दांटे ऐसे बोलता है अपना डिवाइन कॉमेडी बुक में, आपको ये बुक भी मेंशन करना है अगर आप रेनेसेंस के बारे में लिखेगा तो। ये जो डिवाइन क्लास लोग क्या करता है, वो लोग लंबा लंबा कपड़ा पहनता है ना, भगवान का जैसे वो लोग मूव करता है, ठीक है, और होली अनहोली का बात करता है। समझ में आ गया? तो वो जो उसको क्वेश्चन करता है ये जो दांटे जो, और दांटे लेकिन कभी भगवान का अगेंस्ट कभी नहीं लिखा है। वो सिर्फ इतना बोला है, दोज पीपल जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव खुद को मानता है, वो लोग कॉमेडी जैसे मतलब फूल जैसे है, बोला कॉमेडी करता है, लंबा लंबा कपड़ा पहनता है, मूव करता है। सो वो कंप्लीटली आपका ये जो प्रिस्ली क्लास है उसके अगेंस्ट होता है। तो दीज पीपल दांटे एंड थॉमस मूरे, ये लोग एथनिक वार में ये लोग का फिलोसॉफी सबसे ज्यादा काम आया है। और ये लोग का फिलोसॉफी का वजह से ये जो वर्ड प्रेजेंस जिसको आप लोग सब जानता है, पेन इज माइटियर देन सोर, वो निकलता है। समझ गया? तो पेन इज माइटियर देन सोर, वो जो प्री क्रिश्चियन इरा का जो फिलोसोफर्स है उसका टॉट से निकलता है। और ये जो कंसेप्ट है पेन इज माइटियर देन थॉट, ये कंसेप्ट क्यों आता है पता है? ओके वेट, रिमेंबर दिस, पेन इज माइटियर देन सोर। इसका मतलब, इसका जो फ्रेसेस है जहां में हम लोग ज्यादातर बचपन से यही पढ़ा है, ओके, डार्केस्ट फेस ऑफ द यूरोपियन टाइमलाइन, ये फेसेस होता है आपका 5th से लेके आपका करीबन ऑलमोस्ट 12th सेंचुरी तक हम लोग मानता है। अगर टाइमलाइन की बात आप कर रहा है, फ्रॉम 5th टू टिल 12th सेंचुरीज जो होता है उसको हम लोग कंप्लीट डार्क फेस बोलता है, जहां में एथनिक वार होता है स्पेशली रिलीजन को लेके, ठीक है। ओके, सो इसमें जो पेन इज माइटियर देन सोर, ये क्या बोलता है? ये एथनिक वार में आपका फिलोसोफर्स जैसे कि थॉमस मूरे,
Plato, not Plato, Thomas More, Dante, and even Socrates लोग ये समय का था, तो they were poisoned and they were killed. तो वहां में वो लोग मरने के बाद भी वो लोग का जो फिलोसॉफिकल थॉट्स है वो आदमी के अंदर में न्यू थॉट्स, न्यू रैशनल मतलब रेडिकल थॉट्स वो डालने लग गया. इसीलिए पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड बोलता है. लेकिन इन अदर टर्म्स ऑल्सो हम लोग इसको यूज करता है, जहां में हम लोग बोलता है कलम का पास बहुत पावर है, वो लिख के आदमी को इन्फ्लुएंस करता है. समझ गया? तो ये जो फ्रेसेस है ये डार्क फेस ऑफ द यूरोप में जो फिलोसोफर्स लोग लिख के गया है, और वो लोग मरने के बाद भी वो लोग का जो कंसेप्ट है वो एक न्यू थॉट्स इन पीपल्स माइंड डाला है. तब जाके एटॉमिक वार जो बढ़ने लग जाता है, यानी कि साइलेंट रिवोल्यूशन, जिसको हम लोग आगे जाके रेनेसेंस बोलता है. ये बहुत फोन आता है आज के लिए, सॉरी. ठीक है, आप लोग समझ में आया इसको? ठीक है. सो पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, ये एक्चुअल मतलब क्या है? ये बताता है कि ये जो थॉट्स होता है, यानी कि जो राइटिंग्स होता है, राइटिंग्स का इंपैक्ट बहुत पावरफुल मेंटल इंपैक्ट वो दे सकता है. मेंटल इंपैक्ट उसके बारे में बताता है. समझ में आ गया? ठीक है. ये प्रोसेस को कौन बोल के ऐसे बोल के नहीं है, ये प्रेसेस को ऐसे मानता है कि ये जो डार्क फेस में ये प्रेसेस निकला है, एग्जैक्टली कौन निकला है उसका क्रेडिट किसी को दिया नहीं गया. ठीक है, क्योंकि ये समय में बहुत फिलोसोफर्स जैसे कि सोक्रेट हो गया है, आपका दांटे हो गया है, उसके बाद आपका ये मूरे होता है, ये लोग सब बहुत सा थॉट इथियोपियन डिफरेंट सेशन के बारे में वो लोग बताया है. और बेसिकली वो लोग का वार एटेनिक प्रैक्टिस के मतलब टूवर्ड्स था. हाँ, यस होगा. नाउ ये जो प्रेसेस है पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, दे बिलीव कि ये प्रेसेस डार्क फेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट फेस था. एंड दिस फ्रेसेस लेड डाउन टू द राइज ऑफ इंटेलेक्चुअल रेनेसेंस. ठीक है, ऐसा मानता है कि ये जो पीपल जिसको मराया गया है बिकॉज ऑफ देयर थॉट्स, और वही जाके उसका राइटिंग से जब आदमी रियलाइज होने लग जाता है, उसी को हम फाउंडेशन ऑफ द रेनेसेंस, नॉट द मतलब फाउंडेशन, तब तक रेनेसेंस इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसको फर्स्ट फाउंडेशन हम मानता है. यानी कि फेजेस, डार्क फेजेस फ्रॉम 5th से लेके टिल 12th सेंचुरी, ये फेजेस जो डार्क फेज थे उसमें ये लोग का फिलोसोफर्स लोग का राइटिंग से जो आदमी को कंसेप्ट आता है अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ द माइंड, उसी को हम लोग फाउंडेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल रेनेसेंस मानता है. रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? न्यू थिंकिंग, नया चीज, क्रिटिकल थिंकिंग. यस, हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग, उसी को हम बोलता है. समझ में आया है? ठीक है. नाउ लिसन, तब जाके रेनेसेंस जब स्टैब्लिश होता है, एक नया कोटेशन, इसको भी एग्जाम के लिए जरूरी है. दिस कोटेशन वाज गिवन बाय रेने डेस्कन. ये भी उस समय का फिलोसोफर है. रेने डेस्कन एक बार क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग वो समझ गया, तब उसका एक नया फ्रेजेस निकलता है, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट. आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट. योर माइंड, वो उसका कंसेप्ट आता है, माइंड का कंसेप्ट आता है. ठीक है. और ये माइंड का कंसेप्ट इंडियन फिलोसोफर आपका रविंद्रनाथ टैगोर वो भी बोलता है. वो बोलता है कि माइंड जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है. ठीक है. सो उसका जो फ्रेजेस है, राइम्स है, उसके बारे में भी वो लिखता है. तो रेने डेस्कन का आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, इट एक्चुअली स्पीक्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ द माइंड, इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड, जिसमें वो बोलता है कि माइंड जो सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ है. रिमेंबर दिस फ्रेजेस. ठीक है. माइंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइफ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइफ, दैट इज योर माइंड. जिसमें यह कहा जाता है कि दोस राइटर्स, फिलोसोफर्स, ओरेटर्स, वो मर जाता है, लेकिन वो लोग का जो राइटिंग है वो कभी नहीं मरता है. ट्रू है ना?
आर्टिस्ट मर जाता है लेकिन आर्टिस्ट का काम हमेशा जिंदा रहता है, ठीक है। इट बेसिकली स्पीक अबाउट, हम यहाँ में आर्टिस्ट लिख रहा है तो आप आर्टिस्ट के साथ फिलोसोफर्स भी लिख सकता है ना। फिलोसोफर्स दे डाई बट देयर वर्क्स रिमेन, ये उसके बारे में बताता है। और आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, ये जो माइंड के बारे में ये बताता है कि माइंड जो एक ऐसी चीज है जो आपको ट्रूथ को एक्सप्लोर करने देता है। समझ में आया? तब धीरे धीरे स्टेप करते जाओ। माइंड जो आपको ट्रूथ को ऑब्जर्व करने देता है माइंड। और ट्रूथ को आप कैसे ऑब्जर्व करेगा, है ना? ट्रूथ को आप कैसे ऑब्जर्व करेगा, उसका टाइमलाइन आप कैसे बनाएगा, फिर से एग्जाम में टाइमलाइन बनाने सीखो। हाँ, वी विल प्रैक्टिस दैट, ठीक है। तो ट्रूथ को आप कैसे ऑब्जर्व करता है, ट्रूथ को कैसे आप जज करता है? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करके, है ना। ट्रूथ को देखने के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और वो ऑब्जर्वेशन कहां से आएगा? माइंड के थ्रू, ओके। उसके बाद आपका ओपन माइंड, आपको ओपन माइंड होना है, हर चीज को आपको एक्सेप्ट करना है। क्रिटिसिज्म और आपका जो ग्लोरिफिकेशन, एवरी चीज को आप एक्सेप्ट करने सीखना है। दूसरा, रैशनैलिटी, सही से सोचना, रैशनैलिटी, साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको एपीपीएससी का जीएस पेपर 4 एथिक्स में हम लोग लिखता है, फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइस। प्रिजुडाइस का मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइस, एनीवन? हाँ, यानी कि कुछ चीज को विदाउट एनी आगे ओपिनियन बनाए जज करना होगा, तो उसी को हम फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइस बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रूथ को जब आप ऑब्जर्वेशन, ओपन माइंड, रैशनैलिटी, साइंटिफिक अप्रोच एंड फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइस करता है, तब आप सही ट्रू को आप जज कर सकता है, ठीक है। और ये बोलता है आपका, ये जो डेस्केन के हिसाब से ही स्पीक्स की, जब कोई आदमी, ठीक है, जब कोई पीपल अपना जो माइंड होता है, ये कलर चेंज होते रहता है, ठीक है, यानी कि जब कोई माइंड, अगर वो माइंड फेथ से ड्रिवन हो, यानी कि विश्वास के साथ अगर आपका माइंड काम करता है, तो आपका जो माइंड है वो हमेशा बायस होगा, ऑब्वियसली, है ना। आप विश्वास के साथ काम करता है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बायस होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप, है ना, फेथ को छोड़ के अगर आप रैशनल, यानी कि रैशनलिज्म, अगर आप सही में विदाउट एनी प्रेजुडाइस रैशनलिज्म के तौर पे अगर आप माइंड को वर्क करेगा, तो आप हमेशा प्रोग्रेसिव होगा। ये माइंड के बारे में। उसके बाद वो बोलता है, जब कोई माइंड, दूसरा, जब कोई माइंड अपना बॉडी को कंट्रोल करेगा, जब माइंड बॉडी को कंट्रोल करेगा, तो वो आदमी क्या होगा? वो हमेशा अचीवर होगा, बोले। रिमेंबर दिस, जब कोई माइंड कंट्रोल करेगा बॉडी को, तब आप अचीवर होगा। लेकिन अगर बॉडी माइंड को कंट्रोल करेगा, तो वो आदमी क्या होगा? वो अपना लाइफ में फेलियर होगा, यानी कि इनपरफेक्शन होगा, बोला। तो इनपरफेक्शन में वो एग्जाम्पल किस किस का दिया है? वो रेपिस और मर्डरर का एग्जाम्पल दिया। जैसे रेपिस लोग को देखो, वो लोग का बदन का जो इच्छा है माइंड को ओवर शेडो करता है, तब जाके वो लोग ये एक्ट करता है। मर्डरर को देख लो, इसमें एग्जाम्पल आप याद आने के लिए यू कैन राइट रेपिस एंड मर्डरर्स, ठीक है, ये स्पेलिंग देख लो। तो वहां में क्या होता है कि वो लोग का जो अपना जो इच्छा होता है, बदन का इच्छा, वो लोग का दिमाग को क्लाउड करता है, उसकी वजह से वो लोग खराब काम करता है, यानी कि इनपरफेक्शन टू द सोसाइटी बन जाता है। यानी कि ये जो फ्रेसेस है, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, ये आपका माइंड के बारे में बताता है, गिवन बाय रेनो डेस्केंट, ठीक है। सो इस तरह का थॉट्स, दे आर सम ऑफ द फिलोसॉफिकल थॉट्स दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ रेनेसेंस, ठीक है। नाउ रेनेसेंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th सेंचुरी इसका फाउंडेशन हो जाता है, लेकिन फिर भी ये एस्टैब्लिश नहीं होता है। इसको एस्टैब्लिश होने के लिए और 2 सेंचुरी जाता है, और ऐसा सेंचुरी वो 2 सेंचुरी में इसलिए होता है, यानी कि 14th सेंचुरी, एग्जैक्टली 13 to 14th सेंचुरी में हम लोग रेनेसेंस का एस्टैब्लिशमेंट क्यों बोलता है? उस समय में साइंस का डिस्कवरी स्टार्ट होता है,
जब साइंस डिस्कवरी होता है तब साइंस जो रिलीजन को क्वेश्चन करने लग जाता है। और साइंस जब रिलीजन को क्वेश्चन करता है, जैसे कि हो गया आपका गैलीलियो, है ना। गैलीलियो जो आपका सेलेस्टियल बॉडी को वो डिस्कवर किया है ना। केपलर प्लैनेटरी सिस्टम को वो डिस्कवर किया है। तो आदमी ये सोचता है कि अर्थ का बाहर में अगर सेलेस्टियल बॉडी है तो भगवान कहाँ में है, ये कंसेप्ट निकलता है। इसीलिए वो रिलीजन को क्वेश्चन करता है। और दूसरा न्यूटन का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लुक था, वो जो एक्चुअली ग्रेविटी का कंसेप्ट, फोर्स का कंसेप्ट को वो आइडेंटिफाई करता है। और साथ साथ बहुत सा साइंस का, जैसे रिप्रोडक्शन हेल्थ से रिलेटेड आइडेंटिफाई जब हो जाता है, तब पीपल रियलाइज होता है कि एक्चुअल में तो ऐसा था ही नहीं। दैट मीन्स रिलीजन कुछ और ही बात कर रहा है। समझ में आया है नाउ। यानी कि टुवर्ड्स, फिर से रेड, ओके, सो टुवर्ड्स योर 14th century, टुवर्ड्स द 13 and 14 हम लिख लेते हैं क्योंकि स्पेसिफिक डेट नहीं है ये लोग का ना। तो टुवर्ड्स द 13 and 14 century, इसमें साइंस का डिस्कवरी आ जाता है, साइंस डिस्कवरीज। ठीक है, इसमें साइंस का डिस्कवरी आ जाता है। और साइंस का डिस्कवरी सबसे पहले क्या करता है, इट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है आपका किसको, रिलीजन को, कि रिलीजन जो पूरा नेचर भगवान है बोला है, तो साइंस बोलता है नहीं, नेचर तो आपका साइंटिफिक यानी कि अफेयर्स के वजह से होता है, कोई भी चीज के वजह से हो सकता है। और लाइफ एंड डेथ तो नेचुरल चीज है ना। सो यानी कि साइंस और रिलीजन का क्वेश्चनिंग स्टार्ट होता है। और तब जाके पीपल अंडरस्टूड सेलिब्रेशन ऑफ साइंस इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ सिविलाइजेशन। ये प्रेसेस भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसको एग्जाम में पूछता है। सेलिब्रेशन ऑफ साइंस इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ सिविलाइजेशन। एग्जामिन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्लेन या तो एग्जामिन ऐसा बोल के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये आपका सिविल सर्विस का ही क्वेश्चन है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे लिखेगा, यू हैव टू मेंशन कि डार्क फेज में फिलोसॉफिकल थॉट्स के थ्रू आपका फाउंडेशन ऑफ द रेनेसेंस स्टार्ट हुआ है और उसको हेल्प करने वाला साइंस था। साइंस जो आपका विद प्रूफ के साथ क्वेश्चन पूछने स्टार्ट होता है। और उसमें आपको साइंटिफिक पर्संस वो लोग का डिस्कवरी, जैसे कि हो गया गैलीलियो, है ना, उसके बाद न्यूटन, उसके बाद किपलर, ये लोग का नाम मेंशन करो। समझ में आया है? ये लोग क्या डिस्कवरी किया, डिटेल में मत लिखो, सिर्फ लिखो कि दिस साइंटिस्ट एक ड्रास्टिक डिफरेंट अप्रोच दिया है टू द सब्जेक्ट। और साइंस तब यस, साइंस तब आपका धीरे धीरे वो लोग स्टार्ट होता है। और साइंस का इम्पैक्ट के वजह से स्लोली ये जो सेलिब्रेशन ऑफ द साइंस इन ग्लोरिफिकेशन ऑफ सिविलाइजेशन, उसका एक्सप्लेनेशन उसमें आपको पुट करना है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, साइंस के बारे में जैसे यहाँ एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट पूछा है, मैम इज देयर एनी इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द आइडिया ऑफ साइंस केम फ्रॉम एंड एनी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी हु स्टार्टेड। सी, साइंस का स्पेसिफिकली हम लोग साइंस का जो फाउंडिंग है वो 3rd century में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये नाम दिया है 3682, आप सुन रहा होगा, आई होप सो। साइंस का ना शुरुआत का जो डिस्कवरी है वो 3rd 4th century में ऑलरेडी मेंशन था। और इंडियन स्क्रिप्चर्स में भी आप देखा होगा, स्पेशली गुप्ता ईरा लुक में भी बहुत सा साइंस रिलेटेड आपका आदमी पाया गया था, आर्यभट्ट ये सब। और फॉरेन मतलब रोमन एम्पायर में भी आपका सोक्रेट लुक, एरिस्टोटल लुक, जिससे एरिस्टोटल को तो हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी बोलता है ना। तो ये जो एरिस्टोटल लुक सिंस 3rd century वो लोग था, लेकिन उसमें साइंस का इतना इम्पैक्ट नहीं था जितना आपका स्लोली 4th century, सॉरी नॉट 4th, स्पेशली आपका 13 और 14 century में उसका इम्पैक्ट बढ़ा है, ठीक है। सो एनी स्पेसिफिक डायरेक्ट ये डेट से स्टार्ट ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली में। ओके, आई होप आप समझ में आया है। साइंस का एस्टैब्लिशमेंट 3rd century में ही था, एग्जैक्टली 3rd century में आपका एरिस्टोटल लुक था, एरिस्टोटल लुक का फाइंडिंग्स लुक था। तो पीपल उसको पढ़ता तो था, लेकिन वो ओके वेरी गुड, ठीक है। सो ठीक, सो इसीलिए हम लोग साइंस को सेलिब्रेशन ऑफ द सिविलाइजेशन, क्योंकि वो सिविलाइजेशन को एक नया डायरेक्शन देता है जिसमें रिलीजियस जो सबसे हेड नहीं होता है, आदमी क्वेश्चन करने लग जाता है।
वो ट्रेडिशनल्स लोग को क्वेश्चन करता है। तो साइंस का ये डिस्कवरी ऑफ द 13 एंड 14 सेंचुरी लकी इनफ रिलीजियस रिफॉर्मर्स लोग को भी साथ में हेल्प करता है। तो 14 सेंचुरी में बहुत सा रिलीजियस रिफॉर्मर्स जैसे मार्टिन लूथर हो गया और आपका जॉन कैल्विन हो गया, वो लोग एराइज होता है। तो वो लोग साइंस का बेस को लेके रिलीजियस को क्वेश्चन करने लग जाता है। समझ में आया है? ठीक है। तो उसके बाद लेट्स सी 14 सेंचुरी में क्या होता है जिससे रेनेसेंस स्टैब्लिश होता है। ठीक है। तो उसके बाद इन 14 सेंचुरी में ऐसा दो रिलीजियस रिफॉर्मर निकलता है जो साइंस का जो फाइंडिंग्स होता है उसी को लेके वो लोग क्या करता है, इनिशिएट करता है। दीस वेयर द नेम मार्टिन लूथर। इसके बारे में तो आप लोग सुना है ना? ही वॉज ए ग्रेट किंग मार्टिन लूथर एंड एज वेल एज योर जॉन कैल्विन। They were considered as religious reformers. Religious reformers. उसको रिलीजियस रिफॉर्मर्स बोलता है। वो लोग जो अपना राइटिंग के थ्रू अपना ओरेटर, एंड मार्टिन लूथर वाज कंसिडर्ड वेरी गुड ओरेटर्स ऑल्सो। ओरेटर मतलब ऐसे आदमी जो आदमी से बात करके आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है। मार्टिन लूथर बहुत इन्फ्लुएंशियल और उसका स्पीच को माना जाता था। सो वो जो ना रिलीजियस को क्वेश्चन करता है और ट्रेडिशनल जो रिलीजन है, पुराना यानी कि प्री क्रिश्चियन रिलीजन है, वो उसको क्वेश्चन करता है, ट्रेडिशनल रिलीजन को। ठीक है। ट्रेडिशनल रिलीजन को वो क्वेश्चन करता है और वो पूछता है, जैसे कि चर्च बोलता है सल्वेशन के बारे में। अर्थ सिर्फ आपका टेम्पोररी जगह है जहां में आपको मतलब सिर्फ पायस होली लाइफ रहना है और बाद में आपको सल्वेशन हेवन में मिलेगा, पैराडाइज में मिलेगा। ठीक है। तो वो पैराडाइज का कंसेप्ट को क्वेश्चन करता है। पैराडाइज को वो क्वेश्चन करता है, ये है क्या पैराडाइज? क्या कोई जाके कभी आया है? वो उसको क्वेश्चन करता है। समझ में आया है? तो इफ यू सी पैराडाइज के बारे में, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जब पैराडाइज को क्वेश्चन करता है वो एक एग्जाम्पल यूज करता है। ये एग्जाम्पल को आप लोग समझने से आप आसाम से समझ जाएगा। वो बोला है कि सपोज मान के चलो आप माँ और पिताजी है ना? तो जब आप बच्चा पैदा करता है, आप क्या करता है, अपना बच्चा के लिए, फ्यूचर के लिए आप घर बनाता है। ठीक है। आप अपना बच्चा के लिए घर बनाता है और वो घर में आप सोचता है कि आपका बच्चा वहां में रहेगा और आपका पुरखों जनरेशन तो जनरेशन वहां रहेगा। लेकिन वो घर बनाने के बाद आपका बच्चा जो सोचता है कि नहीं, हमको यहाँ नहीं बेचना, हमको कहीं और बेचना है, बोलकर वो कहीं और चला जाने से क्या वो पेरेंट्स हैप्पी होगा? ये एग्जाम्पल यूज किया। वो बच्चा कभी हैप्पी नहीं होगा, है ना? पेरेंट्स भी कभी हैप्पी नहीं होगा। तो वो वही आइडियोलॉजी को, वही जो टीचिंग है, एग्जाम्पल को वो लेके वो बोलता है भगवान जो अर्थ और पैराडाइज को गोद बनाए, दैट मीन्स दोनों सामान्य है। समझ में आए? दोनों सामान्य है। दैट मीन्स तुम अर्थ में नहीं रह के तुम कहीं और रहना चाहता है तो गॉड विल नॉट बी हैप्पी। वो ये एग्जाम्पल मार्टिन लूथर का है। वो बताता है कि जब तुमको ये जगह दिया, यहां पे तुम एक ऑनेस्ट लाइफ जियो एंड एक हार्ड वर्किंग लाइफ जियो, दैट इज इट। आप रिलीजन को लेके आप सल्वेशन के लिए कुछ और लाइफ जिएगा तो ये लाइफ भी आपका फुलफिल नहीं होगा। वो कोई नहीं देखा है, होगा कि नहीं वो भी नहीं जानता है। समझ गया? सो रिलीजियस रिफॉर्म आपको बेसिकली ट्रेडिशनल रिलीजन को क्वेश्चन करने देता है, नॉट द गॉड को नहीं। वो रिलीजन को कंसेप्ट क्लियर मतलब पूछने देता है क्वेश्चन। आई होप समझा है इतना? ठीक है। वो बोला है कि ये जो पैराडाइज एज वेल एज पैराडाइज और आपका जो अर्थ है, ये दोनों गॉड का क्रिएशन है और इसीलिए दोनों सामान्य है, बोथ आर सेम। ठीक है। और ये दोनों सेम है और दोनों में आपको कोई बिना डिस्क्रिमिनेशन से आपको सही लाइफ जीना है, वो ये बताया है। समझ गया? उसके बाद वो बोला है कि सक्सेस और फेलियर की बात करता है। वहां में चर्च क्या बोलता है, तुम गलत लाइफ जिए इसलिए तुम सक्सेसफुल नहीं है। तो यहां में ये रिलीजियस रिफॉर्मर्स लोग बोलता है सक्सेस और जो फेलियर होता है ये जो बेसिकली ह्यूमन का अपना ही एक्शन के वजह से होता है। ह्यूमन एक्शन, नॉट बिकॉज ऑफ गॉड। ह्यूमन एक्शन के वजह से होता है सक्सेस एंड फेलियर। जैसे कि वो बताया है, अगर आप राइट पार्ट को एट द राइट टाइम आप काम करेगा, सक्सेस आपको मिलना ही है। ठीक है। राइट पार्ट एट राइट टाइम। जब आप राइट टाइम में राइट पार्ट में राइट टाइम में आप समय लेगा, सक्सेस आपको मिलना है। ठीक है। तो इसी चलते
आपका जो क्रिश्चियन लोग का आपका जो चर्च का जो बिलीफ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और ऑर्थोडॉक्स था, इसीलिए चर्च का बाइफर्केशन स्टार्ट होता है। तब ऐसा ग्रुप आता है जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स लोग का बात सुन के दे थिंक कि चलो वो भी सही है, हम लोग अपना लाइफ भी जिएगा और किसी को खराब भी नहीं करेगा। तब जाके चर्च का बाइफर्केशन से प्रोटेस्टेंट, ठीक है, चर्च का बाइफर्केशन से आपका जो प्रोटेस्टेंट जो टीम है, मतलब जो चर्च है, अलग अलग बिलीवर, वो लोग निकल जाता है, प्रोटेस्टेंट लोग, ठीक है। वो लोग ज्यादातर आपका जो लंबा लंबा कपड़ा पहन के होली दिखाना ऐसे नहीं करता है, वो लोग कॉमन पीपल के साथ अटैच करके स्टार्ट करता है। समझ में आया है? फिर भी रेनेसेंस डायरेक्ट ऐसे एस्टैब्लिश नहीं होता है, क्योंकि ऐसे एस्टैब्लिश होने के लिए एक बहुत बड़ा झटका चाहिए होता है कि नहीं? जैसे कुछ भी रिवोल्ट, आप लोग सिंस अपना जो हिस्ट्री का रिवोल्ट ऑफ 1857 से आप लोग बहुत फेमिलियर है, एवरीवन, कोई भी सेक्शंस का हो आप लोग उसको अच्छे से जानते हैं। वो एक ऐसे रिवोल्ट था जहां में एक छोटा सा स्पार्क चाहिए था, और ये स्पार्क आपका बारकपुर से स्टार्ट होता है, जहां में मंगल पांडे अपना ऑफिसर को गोली मारता है कि नहीं? तो ऐसे ही स्पार्क चाहिए था आपका ये रेनेसेंस को स्टैब्लिश होने के लिए। ये जो स्पार्क जो कहां से आता है, एक पर्टिकुलर जगह कॉन्स्टेंटिनोपल से आता है। समझ गया? ये समझा है आप लोग, है ना? कैसे आप रेनेसेंस आ रहा है, रेनेसेंस के बाद आपका पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट आता है, उससे मॉडर्निटी आता है, तब जाके सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन स्टैब्लिश होता है। यानी कि आपको हम शुरुआत का कहानी बता रहे हैं, ठीक है। और ये कहानी को याद करके अगर आप लिख सकता है कुछ पॉइंट्स लुक में, आपके लिए बेटर रहेगा। समझ रहा है? सो इसमें लेट्स टॉक अबाउट द प्लेस कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल जो प्रेजेंट डे तुर्की का एरिया है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल। ये है कॉन्स्टेंटी, स्पेलिंग सही होगा, कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंट, ओ यहाँ पे ओ है ना, ओके, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। ये जो एरिया के बारे में, ये वो जगह है जहां में प्रेजेंट डे तुर्की रहता है। पहला ये तुर्की का जो जगह है वहां पे है, ठीक है। उसके अलावा ये जो गेटवे बनता है, गेटवे, गेटवे टू यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया का गेटवे है ये कॉन्स्टेंटिनोपल। और सिंस यहाँ में सबसे ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स का रिलेशनशिप चलता था ये कॉन्स्टेंटिनोपल में, यहाँ में बहुत सा स्कॉलर्स प्रेजेंट था, मतलब एडुकेटेड वाला आदमी, ठीक है। सो यहाँ में क्या था, इसका स्टेटस क्या था, यहाँ में ग्रेट फिलोसोफर्स था, यानी कि ये एक सिटी सेंटर बनता था, सिटी सेंटर, ठीक है। सिटी सेंटर जो ऐसे कैरेक्टर्स था जो आपका 3rd सेंचुरी में था, ये जो सिटी सेंटर था, यहां में सिटीजनशिप देखने को मिलता था, ठीक है, सिटीजनशिप देखने को मिलता था। और यहां में पीपल जो सबसे इंपॉर्टेंट, हाईली इंटेलेक्चुअली प्रोग्रेसिव, हाईली इंटेलेक्चुअली प्रोग्रेसिव, बहुत प्रोग्रेसिव आदमी देखने को मिला है, स्कॉलर्स लोग था प्रोग्रेसिव। और ये बेसिकली आपका ट्रेड सेंटर था जो आपका यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता था। समझ गया? तो इस समय में एग्जैक्टली एट 1493, ये डेट तो मेंशन है, ठीक है, एग्जैक्टली एट 1493 यहां में ओटोमन तुर्क्स होगा, ओटोमन तुर्क्स, ओटोमन तुर्क्स लोग ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल का जगह है उसको इन्वेट करता है। और इसमें जो राजा था वो कॉन्स्टेंट बोलता था, वो राजा को कॉन्स्टेंट, शायद प्रोनाउंसिएशन थोड़ा स्लो होगा, सो कॉन्स्टेंट बोल के जो राजा था वो ये जगह को संभालता था। और ये बहुत प्रोग्रेसिव जगह था, जहां में सिटी सेंटर था, यहाँ में कंप्लीटली स्कॉलर्स लोग था। तो एग्जैक्टली 1493 में ओटोमन तुर्क्स लोग ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल का जगह है उसको इन्वेट करता है। इन्वेट करके वो जो सिटी है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट कर देता है, डिस्ट्रक्शन, सिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन करता है। उसके वजह से क्या होता है, आपका जो स्कॉलर्स है, ठीक है, आपका जो स्कॉलर्स है वो स्कॉलर्स लोग पूरा डिस्पर्स हो जाता है। और डिस्पर्स होके ये लोग ज्यादातर रोमन के जगह में, और स्पेशली आपका इटली का जो टाउन है, वो टाउन में, इटली एंड अदर प्लेसेस,
अदर प्लेस, वहां में वो लोग सेटल हो जाता है, सेटल, समझ गया, वहां में वो लोग सेटल हो जाता है। तो ये सेटल होने के वजह से ये लोग जाके वहां में आपका जो रोमन स्क्रिप्चर्स है, जो लैटिन स्क्रिप्चर्स, वो स्क्रिप्चर्स को वो लोग पढ़ता है, पढ़ के वो लोग उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, यानी कि कॉमन पीपल का लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, समझ गया। तो यहां में जाके वो लोग वहां रहता है, और उसके बाद वो लोग क्या करता है, आपका जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस जो स्क्रिप्ट होता है उसको फिर ट्रांसलेट करता है वो लोग, सिंस वो लोग एडुकेटेड है ना, वो लोग उसको ट्रांसलेट करता है। और जब वो लोग ट्रांसलेट करता है, तब कॉमन पीपल को पता चलता है कि हम लोग तो पहले से बुद्धू बन के बैठा है, बाइबल में तो ऐसे कहीं नहीं लिखा है, होली स्क्रिप्ट में, समझ में आ गया, होली स्क्रिप्ट में कहीं नहीं लिखा है कि भगवान मतलब आपको ये करना है, वो तो आपका प्रीस्टली क्लास लोग ही बता रहा है, समझ गया। तो रिलीजियस स्क्रिप्ट का ट्रांसलेट करते समय में कॉमन पीपल लोग कॉमन पीपल जो है, तब वो लोग अंडरस्टैंड किया है, अंडरस्टैंड किया है कि वी वेर फुलिश, वी वेर मेड फुलिश, हम लोग को बुद्धू बना रहा है, ठीक है। सो उस लैटिन टू इंग्लिश, यानी कि रिलीजियस स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट किया है इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय में, उस समय में इन्वेंशंस लोग भी बहुत चलता है, जैसे कि टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ है, आपका प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ है। तो ये रिलीजियस स्क्रिप्ट को आपका जो ये जो प्रिंटिंग प्रेस क्या करता है, उसको फिर छाप के स्प्रेड करता है, समझ गया, यानी कि रिलीजियस स्क्रिप्चर लोग स्प्रेड हो गया। तब जाके आदमी को रियलाइज होता है कि अरे ये तो सच बात नहीं है ना, बाइबल में जो लिखा है और ये लोग जो प्रीच कर रहे हैं वो गलत है। वो रेनेसेंस का फर्स्ट फेज होता है, यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल को अटैक करके इसका स्कॉलर्स ऑल द वे थ्रू डिफरेंट एरियाज ऑफ द रोमन एरियाज, स्पेशली इटली, ये सब साइड में वो लोग सेटल होता है। वो लोग रिलीजियस स्क्रिप्चर को लैटिन से इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। तब जाके कॉमन पीपल जब उसको पढ़ता है, दे अंडरस्टूड, अच्छा एक्चुअल काम क्या है, एक्चुअल बात क्या है। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेजन जो वन ऑफ द हेल्प बना है, जिससे वो ही चीज को हर जगह फैला दिया। तब जाके वो लोग समझे, अच्छा दैट मीन्स मतलब जो रिलीजियस बुक, बाइबल वर्ड यूज मत करो, हाँ, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है वो डेफिनेटली ऐसे नहीं है जैसे आपका प्रीस्टली क्लास बता रहा है, समझ गया, समझा है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल को आपका ऑटोमन तुर्क्स लोग जब कैप्चर करता है, तो नेविगेशन के लिए और जगह नहीं है कि नहीं। तब जाके 1400 एरियाज में ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो जगह था जिससे यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता था, लेकिन उसके बाद और जगह नहीं मिल रहा है, तो वो लोग क्या किया है, नेविगेशन स्टार्ट करता है। तो नेविगेशन स्टार्ट करते समय में, इसीलिए आप देखा होगा 1498 में नेविगेट करके वास्को दी गामा लोग ऑल द वे यूरोप से इंडिया आता है, याद है। तो वो जगह में नेविगेशन करते समय में वो लोग डिफरेंट पीपल को मिलता है, डिफरेंट कल्चर को अंडरस्टैंड करके, दैट फेस इज नोन एज रेनेसेंस, समझ गया। रेनेसेंस मॉडर्निटी और आपका ये जो एनलाइटमेंट, वो लोग एक दूसरा से कनेक्टेड तो है, फिर भी वो लोग डिफरेंट है, डिफरेंट फेसेस में हुआ है। आपको वो जानना है ताकि आप सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन को समझे। आज समझा है तो नेक्स्ट लेट्स राइट अबाउट रेनेसेंस क्या है, ठीक है। पॉइंट्स हम लोग बना के रख देगा, ये हो गया है ना। पेजेस ओके, यहाँ पे यही पे लिख लेता है हम लोग। देन सबसे पहले आपका रेनेसेंस फेज, तब जाके एक्चुअल स्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेनेसेंस फेज होता है। एंड कुछ कुछ एग्जाम में ये वर्ड दिया है, रेनेसेंस फेज को एज ए साइलेंट रेवोल्यूशन, साइलेंट रेवोल्यूशन ये टर्म भी यूज किया गया है, तो इसको भी याद करो। ठीक है, तो ये रेनेसेंस फेज स्टार्ट होता है 13 से, तो स्टार्ट हुआ ही था, लेकिन टुवर्ड्स द 14 वो वेल एस्टैब्लिश हो जाता है आफ्टर द फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल होगा। और इसमें क्या क्या चीज होता है, इसका जो नेचर, ये जो रेनेसेंस का नेचर क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहले राइज ऑफ द न्यू वे ऑफ लाइफ स्टार्ट होता है, न्यू वे ऑफ लाइफ ये स्टार्ट हो गया होगा। उसके अलावा दूसरा चीज रेनेसेंस का एस्टैब्लिशमेंट क्या दिखाता है, डिक्लाइन, डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल,
डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको भी मेंशन करना मत भूलो, ठीक है। उसके बाद रेनेसेंस का वहां में और क्या चीज देखने को मिलता है? नेविगेशन, न्यू नेविगेशंस, न्यू नेविगेशंस, ठीक है। उसके बाद न्यू नेविगेशन मीन्स न्यू ट्रेड, है ना। न्यू नेविगेशन मतलब न्यू ट्रेड, न्यू फाउंड लैंड्स, नया नया जमीन मिलना, न्यू फाउंड लैंड्स, ठीक है। उसके बाद और क्या देखने को मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट, चेंज इन द पर्सपेक्टिव, चेंज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड थॉट्स, है ना। ये सब चेंजेस देखने को मिला है रेनेसेंस से, ठीक है। इसीलिए रेनेसेंस को हम साइलेंट रेवोल्यूशन बोलता है, क्योंकि ये चेंजेस के साथ साथ रेनेसेंस का स्टेटस क्या हो जाता है? रेनेसेंस का स्टेटस में आपका टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, टेक का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। ये साउंड बड़ा है। टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाता है, उसके बाद इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हो जाता है, इंस्टीट्यूट्स का स्टैब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशनल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है आपका सोशल प्रोग्रेस देखने को मिलता है। ओके, सो रेनेस जी, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, नेविगेशन सील्स, सॉरी नेविगेशन शिप, उसके अलावा टेलीफोन लुका टेली जो होता है ना, ऐसे वेल एस्टैब्लिश नहीं लेकिन ऐसा वाला एस्टैब्लिश होता है, व्हील का प्रॉपर यूज ऑफ द व्हील एस्टैब्लिश हो जाता है। तो ये सब जो ना एक फैक्टर बनता है जो पुश करता है टुवर्ड्स द एनलाइटमेंट एंड देन टुवर्ड्स द राइज ऑफ द मॉडर्निटी, ठीक है। तो ये जो मॉडर्निटी जिसके बारे में हम पढ़ रहा है, ये इसका सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर नहीं है, इसमें बहुत सा नेगेटिव फैक्टर भी देखने को मिला है। और इसको स्टडी करने के लिए बहुत सा फिलोसोफर्स लोग, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द फिलोसोफर्स राइज होता है, और वो लोग जाके, जैसे एमिलिया बर्कन्स लोग होता है, वो लोग जाके आगे जाके सोशियोलॉजी को सब्जेक्ट बना के स्टडी करता है, ठीक है। और शुरुआत का रिमेंबर, सोशियोलॉजी को हमेशा वो लोग क्या किया है, साइंस के टुवर्ड्स अलाइन किया है, क्योंकि उसमें साइंस का जो डिस्कवरी है पीपल को बहुत खींचता है, पीपल लोग बहुत इंटरेस्ट हो गया साइंस और इंग्लिश लिटरेचर में। तो इसलिए वो लोग क्या करता है, थोड़ा साइंटिफिक वे में सोशियोलॉजी को अप्रोच करता है। समझ में आया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेनेसेंस फेज। इसके बाद यानी कि आपका 13 to 14 फेज में ये हुआ है। फिर आगे जाके आपका जो 17th सेंचुरी में जो इम्पैक्ट हुआ है, जिसको हम फ्रेंच रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, वो रिवोल्यूशन ऐसा चीज है जो आपका एनलाइटमेंट का एज होता है। उसके बाद उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, जिसके चलते जो कैओस होता है, वो कैओस को पढ़ने के लिए हम लोग सोशियोलॉजी को पढ़ता है। समझ में आया है। सो ये हो गया रेनेसेंस का। उसके बाद जस्ट पॉइंट में टू रिमेंबर, हम इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट में रिमेंबर करने के लिए हम एनलाइटमेंट को भी थोड़ा लिख लेगा, बाद में हम लोग यहां में एक्सप्लेन करेगा फिर भी, ठीक है। उसके बाद आपका 17, ठीक है, टुवर्ड्स द 17 एंड 18 सेंचुरी, यहां पे आपका एनलाइटमेंट का फेस आता है, एनलाइटनमेंट का फेस। एनलाइटमेंट फेज का जो बेसिक कोर था, रेनेसेंस तो था, है ना। इसका जो अगर हम बोलेगा, इसका जो नेचर जो बेसिकली आपका रेनेसेंस तो आता ही है। रेनेसेंस के अलावा आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐसा रेवोल्यूशन जहां में इक्वलिटी, लिबर्टी, इसके बारे में, यानी कि मोनार्कियल फॉर्म को हटा के डेमोक्रेटिक फॉर्म लाने का कोशिश किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब पैदा होता है आपका एनलाइटमेंट में, न्यू थॉट के साथ, ठीक है। होगा। उसके बाद ये लोग सबको अभी हम लोग डिटेल में देखेगा एनलाइटमेंट, लेकिन हम इंट्रोडक्शन का जो जिस थे उसमें आप अंडरस्टैंड करो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के वजह से बहुत कुछ चेंज होता है, आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है, मॉडर्न इकोनॉमिक होता है, एंड कंप्लीटली ट्रेडिशनल सोसाइटी को रिप्लेस करके न्यू सोसाइटी आता है, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा होता है, नेचर में इसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है इसमें भी, ठीक है।
उसके बाद इसमें सोशल इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसमें न्यू क्लास का फॉर्मेशन होता है ना, ठीक है। न्यू क्लास का फॉर्मेशन होता है, क्लास स्ट्रैटिफिकेशन, जिसको आपका ये मैक्स जो बहुत अच्छा से पढ़ता है, ठीक है, वो बताता है। तो न्यू क्लास का फॉर्म होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी को ओवरथ्रो करता है, ये सोसाइटी को ओवरथ्रो करके एक न्यू मॉडर्न सोसाइटी बनता है। ठीक है, न्यू मॉडर्न सोसाइटी राइज होता है। नाउ जब ये न्यू मॉडर्न सोसाइटी राइज होता है तो देयर वर सर्टेन ग्रुप ऑफ द पीपल जो खुद को मॉडर्नाइज बोलता है, उसको समझो। फिर क्लासिफिकेशन को थोड़ा देख लो फिर से। जो न्यू सोसाइटी आता है वो खुद को मॉडर्नाइज ग्रुप बोलता है, और वो लोग ओवरजॉय करता है कि हम लोग जो थायरनी सिस्टम है, यानी कि जो सप्रेसिव सिस्टम है, उसको हम लोग ओवरथ्रो कर दिया, है ना। हम लोग एक डेमोक्रेटिक, एक सोशलिस्ट नेशन को हम लोग बना रहे हैं, और तब जाके एक नया ग्रुप निकलता है, मॉडर्नाइज ग्रुप। बट मॉडर्नाइज ग्रुप के साथ साथ जब सोसाइटी में इतना चेंजेस हो गया, इतना केओस हो गया, वहां में ऐसा एक ग्रुप निकलता है नॉन एज स्केप्टिस या तो कंजर्वेटिव ग्रुप्स। समझ गया? तो अभी इसमें सिंपल टर्म में याद आने के लिए आप लिख लो, यानी कि जब आपका सोशल चेंज होता है, ठीक है, जब आपका सोशल चेंज होता है तो ये सोशल चेंज में दो ग्रुप निकलता है, दो ग्रुप, जिसमें से एक ग्रुप जो न्यू लुक, ठीक है, न्यू लुक को एक्सेप्ट करते हुए खुद को बुलाता है एज मॉडर्निस्ट। एक्सक्यूज मी, खुद को बुलाता है एज ए मॉडर्निस्ट। और दूसरा जो ओल्ड लुक पे डिपेंड होता है, ओल्ड लुक पे डिपेंड होके ये खुद को क्या बुलाता है, कंजर्वेटिव्स। खुद को कंजर्वेटिव्स बुलाता है ये लोग। ठीक है, खुद को कंजर्वेटिव्स बुलाता है, और या तो स्केप्टिस भी बोलता है ये लोग को, ठीक है। स्केप्टिस स्पेलिंग देख लो, स्केप्टिस ऐसे वर्ड भी दिखाई देगा आपको, स्केप्टिस, यानी कि ये लोग ऐसे चीज है कि इतना सडनली सब कुछ चेंज होके सोशल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, तो ये पीपल लोग क्या बोलता है, ये कंजर्वेटिव लोग, जो पुराना सिस्टम है वो सबसे एक्सेप्टेड और सबसे अच्छा सिस्टम है, वहां कोई चेंजेस नहीं था, वहां बल्कि बहुत यूनिटी था, ठीक है। लेकिन ये नया सिस्टम में बहुत इंडिविजुअलिस्टिक बहुत सिस्टम था, खुद का सेल्फ सेंटर्ड हो गया, यहाँ में बहुत सोसाइटी को वो लोग ज्यादा एम्फेसाइज दिया गया था। तो ये दोनों का जो आउटलुक्स है, ये दोनों का जो व्यू है, ठीक है, ये लोग का जो डिफरेंट ओपिनियन है, ये ओपिनियन को स्टडी करने के वजह से, और साथ ही साथ नया सोसाइटी का ना अपना ही डीमेरिट्स था, यू हैव टू रिमेंबर दैट। जैसे उसमें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, जो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है वो टूट गया, है ना, एंड द कंसेप्ट ऑफ हेरेकी जो है वो भी टूट गया, ठीक है। और उसके बाद वहां में जो सुसाइडल का जो टेंडेंसी था वो बढ़ गया, एनोमी जो बोलता है, ये सब वर्ड हम लोग बाद में देखेगा, ये सब मतलब नेगेटिव इंपैक्ट बहुत बढ़ गया, साथ ही साथ पोल्यूशन बढ़ गया, माइग्रेशन बढ़ गया, ठीक है। तो इसके वजह से दिस आर सम ऑफ द फैक्टर्स, जो ये दोनों का ओपिनियन को लेके तीन ग्रुप निकलता है, तीन ग्रुप ऑफ स्टडी निकलता है, ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ स्टडीज लोग को कैसे क्लासिफाई करता है, मॉडर्निस्ट ग्रुप, मॉडर्निस्ट, स्केप्टिस, ठीक है, और दूसरा जो है बैलेंस ग्रुप, बैलेंस ग्रुप, समझ गया। तो ये जो बैलेंस ग्रुप लोग उसके बाद जाता है सोशियोलॉजी को, तब जाके वो लोग पढ़ता है, कि ये क्या इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट ऑफ द पास्ट जो प्रेजेंट में उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर स्लाइड। हम लोग का जो स्लाइड है जहां में सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन लिखा है, उसको अभी हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। समझ गया? सो सपोज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर आता है अबाउट रेनेसेंस, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड रेनेसेंस का इम्पैक्ट 3rd और 5th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। तो आप बोलेगा वहां से उसका फाउंडेशन हुआ था,
जिसमें आपको थॉमस मोरे, डेस्केन, ये सब के वर्ड्स आपको लिखना है. आप बोलना है कि ये लोग का इम्पैक्ट से इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द रेनेसेंस. लेकिन रेनेसेंस कब स्टार्ट होता है, कब उसका सबसे फोर्सफुल इम्पैक्ट होता है? जब कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल होके नेविगेशन का रूट चेंज होता है, तब वहां में लिटरेचर का चेंज होता है, और साथ ही साथ उस समय में साइंस आता है. ये वो फेस है जिसके वजह से रेनेसेंस एक्चुअल में स्टैब्लिश होता है. आप लोग समझ गया? ओके. सो क्लासेस लोग समझा होगा, आप लोग जो ऑनलाइन में देख रहा है, आई होप सो. ठीक है, आई होप सो आप लोग समझ रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट लोग भी. थोड़ा स्लो जाता है ना नेट जो. ओके. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट इन योर सिलेबस, सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन. ओके, ठीक है, समझ रहा है, बोल रहा है, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन में बैठा हुआ है तो ना, लाइव क्लास ईटानगर में. ओके, ठीक है. सो देन लेट्स बिगिन एज सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन. ओके. तो सोशियोलॉजी का बिगिनिंग जो होता है वो आपका मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप, उसके बारे में बताया जाता है. ये जो सोशल चेंज यूरोप में है उसके वजह से एज ए सब्जेक्ट वो निकलता है और उसका कंपैरिजन विद अदर सब्जेक्ट करता है. ठीक है, तो ये जो आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन है. देन लेट्स सी कि और क्या क्या चेंज होता है. मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमरजेंसेस ऑफ सोशियोलॉजी किस तरह से होता है. सी मॉडर्निटी जो ना सोसाइटी का स्ट्रक्चर को एक पुश देता है, जैसे आई टोल्ड यू, और उसमें रेनेसेंस और आपका फ्रेंच और रशियन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस है, उसको आप जो कहाँ पड़ेगा, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में पड़ेगा. ठीक है, आपका जो फ्रेंच का जो रेवोल्यूशन है, जहां में कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी, सोशलिटी, लिबर्टी का कंसेप्ट आता है, सेकुलरिज्म का कंसेप्ट आता है, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है. और आपका हिस्ट्री टीचर आपको सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देगा. समझ में आ गया? और कभी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये हुआ था, वो आप मेंशन कभी नहीं करना है सोशियोलॉजी पेपर में. सोशियोलॉजी में सिर्फ उसका इम्पैक्ट आपको लिखना है, उसमें क्या कोर वैल्यू था. समझ रहा है? आप जानने से भी आप उसको नहीं लिखेगा, डिस्क्रिप्शन नहीं देगा वो हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि वो आपका पेपर है ही नहीं. उसके बाद दूसरा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या चेंजेस हुआ है क्लास का, और इंडस्ट्री में क्या क्या हुआ था, कौन सा कंपनी बेचा था, वो जरूरी नहीं, उसका इम्पैक्ट जरूरी है, मतलब उसका सिर्फ आफ्टर में. आई होप सो आप समझ गया. तो मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप, ये बेसिकली आपका वो चेंजेस जो ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन बिटवीन द मॉडर्निस्ट एंड सेडिस्टिक्स, मतलब स्केप्टिक्स, वो निकला है. और यही ओपिनियन को पढ़ने के लिए, यस, यही ओपिनियन को पढ़ने के लिए तब सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट निकल गया है. ठीक है, तो सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट जब वो निकलता है, तब वो क्या क्या चेंजेस लाता है. ठीक है, और उसके बाद जैसे एनलाइटमेंट को एग्जाम फॉर्मेट में और क्या पढ़ना है, वो पॉइंट्स को आप लोग मेंशन करना है. ठीक है, यहां में बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो आंसर में आप एग्जाम में जाके पढ़ सकता है, उसके लिए जरूरी होगा. लेकिन उसके अलावा रिमेंबर, एनलाइटमेंट का जो फेज था, ये फेज एनलाइटमेंट, इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज लाइट. ठीक है, और समथिंग दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये है आपका एनलाइटमेंट का कंसेप्ट. और एनलाइटमेंट जो ऐसे नहीं आता है, एनलाइटमेंट का सबसे बेस में आपको रेनेसेंस मेंशन करना ही पड़ेगा. एनलाइटमेंट में न्यू रेडिकल थॉट्स एंड न्यू रेडिकल कंसेप्ट और परसेप्शंस वो निकलता है. ठीक है, और यहाँ पे सोसाइटियल लेवल में चेंजेस होता है फॉर वेरियस रीजन. ऑब्वियसली मॉडर्निटी राइज होता है, तो मॉडर्निटी के साथ प्रॉब्लम्स एंड रिएक्शन उससे एसोसिएट होता है, और उसका सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन क्या है, सोशियोलॉजी. ठीक है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है फर्स्ट चैप्टर के बारे में. ओके, उसके बाद, इसलिए ये पीपीटी बहुत हरी भरी बनाया है ना, ये भी हम लोग पढ़ चुका है ना. नाउ प्रॉब्लम्स एंड रिएक्शन, क्या क्या प्रॉब्लम्स था, सर्च फॉर द सॉल्यूशन. दिस इज नॉट डन, नो नो नो, ये नहीं, नॉट हियर, ये सी, रेनेसेंस, एनलाइटमेंट एंड योर मॉडर्निटी, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के वजह से क्या क्या चेंज हुआ है और किस तरह से वो इम्पैक्ट किया, उसको देखो. ये मेंशन करना है एग्जाम में. ठीक है, तो ये रिवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस हुआ है. फर्स्ट चेंज पॉलिटिकल रिवोल्यूशन में चेंज हुआ है. पॉलिटी में पहले शुरुआत में कैसे था, कंप्लीटली किंग था, यानी कि ऑटोक्रेटिक मोनार्की था.
लेकिन बाद में जाके वो लोग उसको ओवरथ्रो करने के लिए कोशिश करता है, और ओवरथ्रो करके वो लोग डेमोक्रेटिक लाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वहां में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपका जो इकोनॉमिक डिस्पेरिटी इतना हो जाता है कि वहां में अपर क्लास और लोअर क्लास फिर से पैदा होता है, जहां में रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। और ये क्लास अभी इतना डाइवर्सिफाई हो गया है, इसको दोबारा फिर से जोड़ना मुश्किल है। समझ गया? तो सबसे पहले रीडिफाइनिंग ऑफ द पावर्स। तो यहां में पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से पावर डायनेमिक्स ऑफ द सोसाइटी वो चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली, है ना? जो पावर डायनेमिक्स में चेंज होता है और उसमें गवर्नेंस में चेंज हो जाता है, एक न्यू मतलब डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी का कंसेप्ट के साथ वो लोग बढ़ जाता है। समझ में आ गया? आइडियोलॉजी का नया, यानी कि वो लोग को मोनार्की नहीं चाहिए, नया से डेमोक्रेटिक, वो उसका आइडियोलॉजी हो जाता है पॉलिटिकल चेंज में। उसके बाद राइट और लिबर्टी के बारे में बात करने स्टार्ट होता है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का वही था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन सा आर्टिकल में आता है बताओ? अभी देखो, एग्जाम ना कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? एग्जाम अभी जैसे जनवरी कब खत्म हो गया पता नहीं चला है, एग्जाम कब आ जाएगा पता नहीं। और एपीपीएससी का जो सिस्टम है, बाकी एग्जाम पोस्टपोन प्रीपोन हो सकता है, लेकिन एपीएसएस खुद बोलता है कि वो सिविल सर्विस एग्जाम को हर साल वो ही डेट में करेगा। वो लोग एक सिविल सर्विस ऑफिसर अरुणाचल प्रदेश को बहुत जरूरी है, बहुत डेफिशिएंट है हम लोग का। तो वो लोग का टारगेट यही है कि एपीएसएस, कोई भी एग्जाम आगे पीछे हो सकता है आपका, बाकी एग्जाम लोग, एपीएसएस को वो लोग ऐसे नहीं करेगा। और अराउंड 45 to 55 डेज पहले आपका नोटिफिकेशन निकलने वाला है। सो सितंबर 6 है, दैट मीन्स अक्टूबर मान के चलो, सॉरी क्या होगा, अगस्त मान के चलो, अगस्त सितंबर। तो अभी अगस्त सितंबर आने के लिए 4-5 महीना ही है। सोच के देखो, महीना नहीं है आपके पास, ठीक है? तो राइट्स एंड लिबर्टी, ये जो आपका जो फ्रीडम आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से आएगा आपका सिविल राइट्स एंड लिबर्टी, ठीक है? आर्टिकल 19 ठीक है, आर्टिकल 19 को हम लोग अरुणाचल बहुत यूज करते हैं। 19C को एवरी फॉर्म ऑफ एसोसिएशन बनता है हम लोग, है ना? 19C के अंदर में एनी एसोसिएशन हम बन सकता है, ठीक है? कोई भी बॉडी बना सकता है हम लोग सोशोलॉजी ग्रुप भी बना सकते हैं, कोई भी मतलब कमेंट नहीं करेगा, ठीक है? तो ये राइट्स एंड लिबर्टी, इसका रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है जब आदमी अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपने बारे में या तो अपना ओपिनियन जब वो रखने लग जाता है, तब हम उसको बोलता है एक सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब क्या है? आदमी जो इंटेलेक्चुअली फ्रीडम हो, इसीलिए उसी को सिटीजन बोलता है हम लोग। समझ गया? ठीक है? तो राइट्स एंड लिबर्टी इसमें चेंज हुआ है, ये सब पॉलिटिकल रिवोल्यूशन के पॉइंट के अंदर में आता है। तो यहां में इंडिविजुअल जो अपना राइट्स, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव राइट्स एंड लिबर्टी को वो लोग एक्सप्रेस और रिकॉग्नाइज करने लग गया, सिविल राइट्स के बारे में समझने लग गया, ठीक है? तो जब सिविल राइट्स के बारे में जाता है, अमेरिका में अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है, जो स्लेवरी के अगेंस्ट में, वो लोग सब स्लोली इसलिए इम्पैक्ट होके वो लोग भी स्टार्ट होता है। स्लेव का जो पीपल है वो लोग दे अंडरस्टैंड कि वो लोग का भी राइट्स है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। सो उसका इम्पैक्ट देखो कितना लॉन्ग लास्टिंग हर जगह में पड़ा है। समझ में आया है? उसके बाद इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, ऑब्वियसली यहां में सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपका जो इकोनॉमिक इक्वालिटी, मतलब इकोनॉमी जो कंसेप्ट है उसको शिफ्ट करता है, लेकिन उसका ना वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इनइक्वालिटी उसको बढ़ाता है। ये जो मॉडर्निटी है, राइज ऑफ मॉडर्निटी, उसमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इनइक्वालिटी में इस तरह से डिवाइड होता है कि अपर क्लास का पास ज्यादा एसेट होता है। अपर क्लास हार्डली 20% ऑफ द सोसाइटी को फॉर्म करके भी ऑलमोस्ट 90 to 80% ऑफ द वेल्थ वो लोग के हाथ में हो जाता है। और उसके बाद आपका जो लोअर क्लास का सेक्शंस बन जाता है। आप लोग समझ रहे हैं? यानी कि ये जो मॉडर्निटी है उसका इल इफेक्ट ये था कि इकोनॉमिक सिस्टम में एक सिग्निफिकेंट चेंज हो गया है, और यहां में न्यू प्रोडक्शन एंड इमरजेंस ऑफ द न्यू इंडस्ट्री की वजह से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इनइक्वालिटी स्टार्ट होता है। इसको हम लोग डीमेरिट के तौर पे देख सकते हैं। समझे? उसके बाद इकोनॉमिक रिवोल्यूशन में लेबर और वर्क फोर्स में आ जाता है, यानी कि वर्क फोर्स लोग का राइट बनने स्टार्ट होता है। और अगर आप देखें यही राइट्स, ठीक है, यही राइट्स लोग आपका इंडिया में भी आगे जाके लेबर्स राइट बन के आता है। तो लेबर्स राइट का जो कमीशन था, ठीक है, वो कमीशन का नाम है व्हिटली कमीशन। ये एपीपीएससी का प्रीलिम्स का फर्स्ट क्वेश्चन था। समझ गया? प्रीलिम्स में ये पूछा था कि व्हिटली कमीशन इंडिया में क्या के लिए आया है। इंडिया में वो लेबर से रिलेटेड, उसका राइट से रिलेटेड, उसके लिए वो आया है। समझ गया? रिमेंबर? हाँ। और एपीपीएससी का प्रीलिम्स में जब पढ़ रहा है, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन कमीशन का हर साल आता है।
एवरी कमीशन, करेंसी से हो, एजुकेशन से हो, लेबर से हो, वुमेन से हो, पॉवर्टी से हो, हर कमीशन को याद करो। एक तो कंपलसरी एवरी साल, ये ट्रेंड है सिविल सर्विस लॉ का, ठीक है। तो उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा रेवोल्यूशन आता है आपका सोशल रेवोल्यूशंस। ऑब्वियसली सोशल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है, ठीक है। सो जैसे आपका कल्चरल एंड नॉमेटिक चेंज होता है, सोशल रेवोल्यूशन जो इसमें एग्जिस्टिंग जो नॉर्म्स होता है वो शिफ्ट हो गया है। और जेंडर रोल सबसे इंपॉर्टेंट, जेंडर रोल शिफ्ट होता है और कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म वो निकलता है। फेमिनिज्म, ये फेमिनिज्म भी शायद ये पॉइंट में डाला होगा, तो हम लोग वहां में फिर देखेगा फेमिनिज्म, ठीक है। जेंडर रोल शिफ्ट होना मीन्स औरत भी बाहर जाके काम करने स्टार्ट करना। और जब कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली ओपिनियटेड हो जाता है, वो बात करने लग जाता है, अपना वैल्यूज रखने लग जाता है, ठीक है। और ये चीज जो शिफ्ट हुआ है ये बहुत लोग को पसंद नहीं है। होगा, बहुत लोग को ये पसंद नहीं है। वो लोग का व्यूज में वो हमेशा पेट्रियार्कल सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही देखता है और वुमेन ऐसे सबमिसिव वही फॉर्मेट में देखा है। लेकिन सोशल रेवोल्यूशन में ये चेंज होता है। यहां में कंसेप्ट ऑफ सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस राइज होता है, यानी कि हम लोग भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, वी नीड आवर इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो उसमें कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट होता है। समझ गया? फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि वो लड़की है। फेमिनिज्म का मतलब है सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस, बराबर का हिस्सा, कोई किसी से छोटा नहीं। लेकिन ये मूवमेंट में ज्यादातर औरत लोग इन्वॉल्व था, इसीलिए हम लोग इसको फेमिनिज्म बोलते हैं। नॉट बिकॉज कि ये औरत के लिए सिर्फ, ये सब के लिए है, ऑल द मार्जिनलाइज सेक्शन। और मार्जिनलाइज सेक्शन में सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज वुमेन ही है, इसीलिए दिया गया है ये नाम, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये सोशल रेस्पॉन्स, ये जो चेंजेस हुआ है ये अपना आइडेंटिटी और खुद के बारे में वो कॉन्शियसनेस डालता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, ठीक है। समझ रहा है? आसान है ना? लिख सकेगा ना? ऐसे जनरलाइज व्यू में लिख सकेगा, आराम से सकेगा, तुम लोग सकेगा। देखो, मार्जिनलाइज और ऑप्रेस कम्युनिटी खुद का हक बोलने शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉमर्शियल रेवोल्यूशन, ट्रेड एंड ग्लोबल इंटरेक्शन में कॉमर्शियल रेवोल्यूशन में फिर चेंजेस आता है, न्यू नेविगेशन होता है और ये नेविगेशन की वजह से न्यू मार्केट होता है। और इंडिया का मार्केट जो बाहर का नेशंस को बहुत अट्रैक्टिव करता है क्योंकि इसमें फुल ऑफ रिसोर्सेस होता है। और ये रिसोर्सेस इंडिया से चीप से लेके अपना मार्केट में लेना, अपना मार्केट का सिंस वहां में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, रिफाइंड प्रोडक्ट को लेके फिर दोबारा इंडिया को बिक्री करना, इंडिया यानी कि दूसरा एशियन नेशंस को बिक्री करना। सो ये वो लोग के लिए बहुत नया कॉमर्शियल रिवोल्यूशन होता है। समझ में आया है? उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन, उस समय में बहुत न्यू न्यू इनोवेशंस था, साइंटिफिक इनोवेशंस, वो भी हेल्प करता है आपका कॉमर्शियल रिवोल्यूशंस में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप नेविगेशन करके दूसरा जगह जाता है, दूसरा जगह में सेटल होता है, उसका कल्चर का इन्फ्लुएंस, लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस, फूड का इन्फ्लुएंस आप पे होता ही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल एग्जाम्पल लेके चलो, आप यहां से ऑल द वे पढ़ने के लिए कॉलेज आप बाहर चला जाता है, तो वहां में नई नई बोलने से उसका कल्चर, उसका लैंग्वेज, उसका पीपल वो इन्फ्लुएंस करता है आपको, है ना। इन्फ्लुएंस करके थोड़ा तो आपका एटीट्यूड, बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो यही सेम चेंज आपका सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम, यानी कि ड्यूरिंग द सोशोलॉजी फॉर्मेशन देखने को मिला है। समझ गया? उसके बाद इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन, ऑब्वियसली ये जो मॉडर्निटी का जो राइस है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल शिप देखने मिला है। इंटेलेक्चुअल यानी कि नॉलेज, बिलीफ, आइडियोलॉजी, वो सिस्टम को चेंज होने लग गया। पीपल जो ट्रेडिशनल से साइंटिफिक में जाने लग गया और ये जो ट्रेडिशनल अथॉरिटीज है उसको क्वेश्चन करने लग गया एंड न्यू वे ऑफ थिंकिंग को स्टार्ट किया है। और उस समय में बहुत सा सोशल मूवमेंट एक्टिविटीज देखने को मिला है अगेंस्ट द ट्रेडिशनल अथॉरिटीज, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपैक्टफुल रहा है इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशंस। उसके बाद आपका इंटेलेक्चुअल लेगेसी, ये जो बेसिकली आपका इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशंस के अंदर में आता है। तो इंटेलेक्चुअल लेगेसी में बहुत सा इंपॉर्टेंट लास्टिंग लेगेसीज ऑफ द एमिलिया बर्किन्स हो गया, डेस्कन्स लुका हो गया, थॉमस मोरे हो गया, जिसको आप लोग लिखा है, वो सब के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। समझ गया आज का क्लास? सो नेक्स्ट क्लास में एनलाइटमेंट का ये जो है ये फिर बहुत पतापट पीपीटी बनाया ना, इसलिए कुछ कुछ रिपीट हो रहा है, आप लोग देख के समझ जाएगा। तो इसीलिए एनलाइटमेंट क्या है अभी आपको कंसेप्ट पता है,
रेनेसेंस क्या है वो मालूम है ना? राइज ऑफ द मॉडर्निटी क्या है वो मालूम है? तो एपीपीएससी में और एज वेल एज आपका यूपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये आपका आज का काम है। ऑनलाइन वाला लोग जो स्टूडेंट है, प्लीज ये काम को करके आप इंस्टीट्यूट का जो नंबर है वहां में भेज दो, ताकि इसको करेक्शन करके आपको एग्जाम का फॉर्मेट सिखाया जाए। ठीक है, जो जो ऑनलाइन में है। ओके, विल एवरी डे एक क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करेगा एंड कंपल्सरी आपको लिखना पड़ेगा, होगा। तो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको लिखो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन, सोशोलॉजी एज डिसिप्लिन, यानी कि सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन ग्रू रैपिडली, sociology as a discipline grew rapidly in response to challenges posed by modernity. और क्वेश्चन था क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन, और इसको आपको हम 10 मार्क्स का अंदर में दे रहा है। 10 मार्क्स मतलब आपका वर्ड लिमिट होना है 150। रखो वर्ड लिमिट, प्रैक्टिस करो। पता है ऑप्शनल क्यों मायने रखता है? ऑप्शनल जो ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो आपका वाइवा में, सॉरी आपका जो मेंस है ना, उसमें क्लियर करता है। ज्यादातर ऑप्शनल अगर कम हो जाने से आपका जो वाइवा रह जाता है उसमें आप पीछे रह जाता है, ज्यादातर ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो ऑप्शनल जो ना आपका, क्योंकि जीएस जो ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत लेंडी है और बहुत वेग है, वो मतलब उसका जो कंसेप्ट और एनालिटिक क्वेश्चन भी ना आप बेसिक होता है, जिसको आप उधर ही बैठ के सोच के लिखना है, बेसिक कंसेप्ट को यूज करके। अब इस बार का जीएस पेपर आप लोग देखा होगा जो हम कल दिया है आप लोग को। ठीक है, सो जीएस का पेपर ये नाहरलगन बैच को मिला है। अगर आप लोग को भी चाहिए है तो आप लोग ये जो इंस्टीट्यूट में कवर करो, यहाँ से आप लोग को भेज देगा। ठीक है, और ये जो ईटानगर और जो ऑनलाइन का बच्चा है होगा, तो इसलिए ना जीएस में ना सब ऑलमोस्ट बराबर होता है मार्क्स सबका, क्योंकि जीएस पेपर ही ऐसा है, इतना स्कोरिंग नेचर नहीं है, एनालिटिक होता है और वही समय में कंसेप्चुअल हो जाता है, तो उसको सोच के लिखना सब बराबर ही होता है। लेकिन आपका मैक्सिमम जितना ऑप्शनल पेपर है वो बहुत मतलब इजी, मतलब समझ सकता है। अगर ऑप्शनल पेपर को उठा के देखने से ना आप इजीली समझ जाएगा, ओ अच्छा ये पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शनल का सिलेबस का जो बाउंड्री है ना, कंसाइज और जो बाउंड्री है, उसको आप आराम से समझ सकते हैं। इसीलिए ऑप्शनल को स्कोर करना ही है, समझ गया? तो इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोग लिखना ही पड़ेगा, और 150 वर्ड्स के अंदर में। चलो 150 से थोड़ा ज्यादा चला गया 160, चलो 170 भी मान लो, लेकिन कोशिश करो कि 150 वर्ड्स के अंदर में आप उसको टाइमलाइन बना के, और टाइमलाइन अगर आप लोग नहीं समझ रहे, कल हम लोग फिर ट्राई करेगा कि ये क्वेश्चन का टाइमलाइन कैसे बनाया जाए। ठीक है, टाइमलाइन बना के उसको कंप्लीट छोटा वर्ड में किस तरह से हम एक्सप्लेन करें, वो हम लोग ट्राई करेंगे। समझ गया? सो आज का आपका काम, यू हैव टू राइट दिस एंड सबमिट मी टुमारो। और कोशिश करो कि एक कॉपी बनाओ, ऐसा एक कॉपी बनाओ, जैसे आपका जीएस क्लास में जैसे हम आपको बताए, एक कॉपी बना जो कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल का क्वेश्चन वहां प्रैक्टिस किया जाए, और उसको हम लोग एवरीडे चेक करें। समझ में आया है? सो आज से बिगिन करो, सो दैट बाय द टाइम कि आपका एग्जाम आए कि आप वेल मतलब आप हो जाए, कोई रश नहीं हो आपके साथ। समझ गया? सो आज का क्लास नहीं, यहाँ में कोई प्रायर ग्रुप तो नहीं है, लेकिन नाहरलगन बैच का अपना एक स्टूडेंट ग्रुप है। तो आपका जो फोन नंबर है आप हमको यहाँ सेंड कर दो, नाहरलगन ग्रुप में आपको दे दे। नहीं तो ईटानगर में जहां से आप जो टीचर का जो ग्रुप में है, ईटानगर का जो इंस्टीट्यूट है, वो लोग को नाहरलगन बैच में भी हमको डाल दो बोल के आप बता दीजिए। तो ऐसे होने से एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में होने से वहां में क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग ईटानगर में है तो, और ये इंस्टीट्यूट तो नाहरलगन में हम क्लासेस करा रहा है। और एनी क्वेरीज होने से ना ईटानगर को फोन नंबर मांग के नाहरलगन में फोन करके हम लोग से बात कर लो। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गया है ऑनलाइन वाला। तो ये जो पीपीटी है इसको देखना चाहेगा?
आप लोग का नोट्स रेडी है, उसको जस्ट बाइंड अप करके आप लोग को आई थिंक फरवरी ऐसे मिड में ही हम लोग देगा, फरवरी तक दे देगा, ठीक है। और ऑप्शनल का तो वही है, बुक बाइंडिंग करके आप लोग को देगा। और जहां तक सोर्सेस मत देखो, इट विल मेक यू कंफ्यूज। यहाँ में जो नोट फॉर्मेट है वो बहुत जिस में दिया है एग्जैक्ट एग्जाम में कितना लिखना है। और पहले ऐसे बोलता था कि ना डिस्क्रिप्टिव वे में लिखो, अभी का क्वेश्चन ऐसे नहीं होता है आंसर फॉर्मेट। आपको टाइमलाइन बना के ना पॉइंट पॉइंट लिखने से ना ज्यादा स्कोरिंग करते हैं ऐसे पीपल के। हाँ, एपीएसएस का सिविल सर्विस का वही है कि जो 10 मार्क्स है 150 वर्ड है। और जो क्या, जो आपका हैंडराइटिंग कैसे है, शो मी हाउ इज योर हैंडराइटिंग? ओके, हैंडराइटिंग नहीं मतलब मान के चलो कि ऑन एन एवरेज आप जितना भी छोटा हैंडराइटिंग लिखो ना, लेकिन वर्ड के हिसाब से हैंडराइटिंग इतना भी छोटा नहीं होना है कि वो लोग ऐसे देखेगा। जनरलाइज हैंडराइटिंग होने से यहां से लेके आप स्टार्ट करके यहां तक आप स्टार्ट करने से 150 हो ही जाता है, और यहां तक पहुंचता है किसी किसी का 150 हो जाता है अंदाजा में। उतना ही लिखना है, कोशिश करो पहले ऐसे करो, एक रफ में ट्राई करो पॉइंट्स को क्या क्या हम डाल सकता है, उसके बाद उसको पुट करो, और वो जैसे भी हो आप ट्राई करो। लेकिन कोशिश करो कि 150 का वर्ड्स ऐसे प्रैक्टिस करने से ना वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग करने में मदद करेगा अभी से स्टार्ट करने से, ठीक है। सो राइटिंग प्रैक्टिस जो किया है वो इस साल में सब बच्चा को आप पूछो, हम बहुत राइटिंग प्रैक्टिस किया, सब वही बोलेगा, ठीक है। हम लोग का जो स्टूडेंट है जो मिला है वो भी वही है, वो कभी एक दिन भी नहीं छूटता था, वो लड़का और वो लड़की, ठीक है, इसलिए वो लोग निकला है। डन। सो आप लिखना पड़ेगा, हाँ, एंड 150 वर्ड्स, ओके। सो ये पीपीटी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग देखेगा बोलने से आज के लिए आप लोग देख सकता है, हम मैम को दे देगा, और सोशोलॉजी का आई थिंक ग्रुप अगर होने से वहां में आपको हम सेंड कर देगा, ठीक है। नहीं बनाया है, ओके, मैम मालूम होगा, मैम को ही पूछना पड़ेगा, ओके। सो ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑनलाइन बच्चा लोग को भी, ठीक है। हम्म। हाँ, मैथ्स का अलग होता है। ऐसे होता है सुबह को और शाम को, हाँ, एक दिन में 2 पेपर, और बीच में 2 घंटा का गैप होता है, लंच खा सकता है, रेस्ट कर सकता है। और एपीएसएस का सामने में कोई होटल भी नहीं है, नीचे जाना पड़ता है, एक ही होटल है जो सिर्फ चाय देता है, ठीक है, बहुत तकलीफ हो जाता है। क्या जो, हाँ, 2 घंटा का गैप।